भैया जो जो पीडीएफ पढ़ने के लिए दे रहा हूँ वो पढ़ लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, नहीं तो फिर बाद में याद रखिएगा मेरी कोई उसमें जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा। मतलब जिम्मेदारी क्या, करना ही है तो करना ही है, बात खत्म। जितना मैं करवा रहा हूँ और जो आपको करने के लिए दे रहा हूँ दोनों मिल के करना है, बात खत्म। ठीक है, तो बैड लोन उसमें जो है देख रहे हो ना सब वहां पे पीडीएफ में, बस एक ठेठ भाषा में जो है पढ़ोगे तो उसमें बहुत कुछ है, मैं समझाते जाता हूँ, काम आसान हो जाएगा। क्लियर है? जो बोलूंगा उसके बाद उसमें पढ़ लेना। बैड बैंक के नीचे आपको बैड बैंक के पास दो तो शब्द मिला होगा, एक होगा क्या मिल रहा है, NARCL, और दूसरा होगा IDRCL। मिल पा रहा है? जोर से बोलो हाँ या ना। तो सर ध्यान से समझना, करण अर्जुन फिल्म देखे हैं? कितने लोग देखो हाथ खड़े करो। नहीं देखे हो? चलो बहुत बढ़िया। सूर्यवंशम वाला जोक सुनाया था, याद है ना? वैसा ही करण अर्जुन पे भी लागू है, देख लेना चाहिए। बैड बैंक जो है कहने के लिए एक बैंक दिख रहा है, लेकिन इसमें दो पार्टी काम कर रहा है। ध्यान से समझना, एक पार्टी की दो पार्टी, और उसमें NARCL और IDRCL दोनों काम कर रहा है। तो ये जो है क्या काम कर रहा है समझ लेना। मान के चलो, एक एग्जांपल बता देता हूं, उसमें दिया हुआ है बहुत अच्छे से, फिर भी एक एग्जांपल बता देता हूं, समझ लेना। क्या देखो इधर, विजय मल्ल्या का नाम सुने? कितने लोग सुने? सभी सुने ना? तो विजय मल्ल्या ने मान लीजिए 100 करोड़ का लोन लिया, तो 100 करोड़ का लोन लिया, उसके बदले मान लीजिए इसने अपनी जो फ्लाइट थी उसको गिरवी रखा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है कि भाई ये गिरवी है, इसके बदले 100 करोड़ चाहिए, कोलेटरल कुछ ना कुछ तो मांगेगा ये बैंक, ले लिया। अब हुआ है विजय मल्ल्या साहब भाग गए, तो अब दो ऑप्शन है, इनका फ्लाइट बचा है। क्या समझ में आ मेरी बात? तो अब फ्लाइट ऐसा तो है नहीं कि एसबीआई वाला का स्टाफ चलाएगा, फ्लाइट का क्या करेगा एसबीआई? एक ही चीज कर सकता है कि इसको बेच के इससे जो पैसा है वो ले लेगा, बात खत्म। उसका अपने कर्जा जो मतलब लोन दिया तो सदा लेगा, है ना? तो सर सवाल ये भी है कि इस फ्लाइट को हर कोई तो खरीदेगा नहीं, क्या जरूरी है कि कोई बैंक वाला ही खरीदे इसको? बिल्कुल जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई एनबीएफसी भी खरीद सकता है। मन किया पेटीएम के मालिक को कि चलो खरीद के थोड़ा उड़ाते हैं, अरे है ना? फिर उसी तरीके से मान लो किसी अलग कंपनी को भी मन किया, जैसे कि चलो हम फ्लाइट ले लेते हैं और उसके बाद हम अपने हिसाब से चलवाएंगे, भाई कोई भी आ सकता है, तो समझना ही। तो बैड बैंक का काम इसमें क्या है, ये क्या करता है समझना, कि इस फ्लाइट को खरीद लेता है। मेरे पास समझ में, ऑक्शन हुआ, ऑक्शन में बैड बैंक ने क्या किया, उस फ्लाइट को खरीदा, और उस फ्लाइट को खरीदा मान लो, और ये फ्लाइट को खरीदा तो ये 85 करोड़ में मान लो खरीद लिया। भाई ऐसा तो है नहीं कि 100 करोड़ का रखा था तो फ्लाइट का दाम आज से 10 साल बाद ही 100 करोड़ ही होगा, उसका दाम तो घटेगा ही घटेगा। एक होता है डेप्रिसिएशन वैल्यू, हर चीज का वैल्यू तो टाइम के हिसाब से घटेगा ही घटेगा। अगर गाड़ी आपका कितना भी न्यू हो और आपने उसको भले इस्तेमाल भी नहीं किया हो, लेकिन आज से 10 साल बाद उसका वैल्यू ऑटोमेटिक घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। तो सर 85 करोड़ में बैड बैंक ने ले लिया, समझ में आ रहा है मेरी बात? और 85 करोड़ में लिया और ये दे दिया उस बैंक को जिस बैंक ने गिरवी दिया था, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्सिस बैंक ने, सुन पा रहे हो? तो एक्सिस बैंक को अभी भी फायदा है कि नुकसान है? अरे भैया 100 करोड़ दिया था लोन, उसको मात्र मिला 85 करोड़, फायदा कहां से है? नुकसान ही है ना। मतलब 100 करोड़ जो बोल रहे हैं कि उसने 100 करोड़ लोन दिया था तो उसको 100 करोड़ मिलना चाहिए था, वो तो प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट का तो भी बात ही हटाओ, ब्याज हम मान के चल रहे हैं कि उसको 100 करोड़ कम से कम मिल जाना चाहिए था, हाँ या ना? तो उसको मिला कितना? 85 करोड़। क्या मेरी बात समझ में आ रही? लेकिन इधर देखो, बैड बैंक ने लिया है तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि बैड बैंक ने लिया है तो उसको वो भी कहीं ना कहीं बेचेगा उस फ्लाइट को, वो इसलिए इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। पहला बात, हर कोई फ्लाइट खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएगा नहीं, अरे क्यों दिखाएगा? सबको थोड़ी ना जरूरत है कि जाकर लेके आएगा। तो बैड बैंक ने ले लिया इस बहाने कि हम इसी फ्लाइट को किसी और से बेच देंगे और उसमें मुनाफा कमा लेंगे। मान लो 85 करोड़ में एक लिया था, हो सकता है किसी और को बेचे और उसका दाम 95 या 100 करोड़ या उससे ज्यादा अपने हिसाब से कर ले, जैसे भी करे उसका मर्जी है।
पॉसिबल है कि नहीं है? लेकिन ध्यान से यही समझना, अब ये भी तो हो सकता है कि 85 करोड़ में खरीदा है फ्लाइट को और कोई ये बोले कि हम 80 करोड़ ही देंगे। भाई दोनों पहलू है ना, सिक्के के दोनों पहलू होंगे। तो बोलेगे भैया 85 करोड़ नहीं 80 करोड़ देंगे, है ना? तो लॉजिक क्या है, बैड बैंक ने बैंक को पैसा चुका दिया फ्लाइट खरीद के, रिस्क लेके, लेकिन अब उसने किसी और को बेचना चाहा तो उसने उसको 85 के बदले या 90 के बदले 80 बोला कि 80 करोड़ से ज्यादा नहीं हो पाएगा, तुम्हारा तो कबाड़ा हो गया, केबिन का ये हाल है, ये हो गया, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा बोल गया, है ना? अब आप मुझे बताइए, अब बैड बैंक को नुकसान ही फायदा है? नुकसान है। तो अब इसको भयंकर नुकसान हो गया, तो इसको नुकसान हुआ है, उसका भरपाई करेगा गवर्नमेंट। यानी कि मोदी इधर से बोलेंगे कि चिंता मत कर। अब आप मुझे बताओ, इधर देखो, आपको लगेगा सर हर जगह तो नुकसान ही हो रहा है। इधर देखो, बैंक वाले को अगर फ्लाइट बिकता ही नहीं तो बैंक वाले को कुछ मिलता क्या? नहीं मिलता, तो पूरा बैंक डूबता। तो कम से कम 100 करोड़ ना सही 85 करोड़ तो मिला, अरे है ना? और 85 करोड़ मिला तो बैंक फिर उसको रेगुलेट करके अपने हिसाब से प्रॉफिट कमा ही लेगा। अब मान के चलो उसमें और भी प्रोसेस है, बस पहले बैड बैंक समझ लो। तो बैड बैंक ने रिस्क लिया कि चलो हम खरीद लेते हैं, जैसे ही खरीदा उसके बाद दूसरे से बेचा, उसने उसको और कम में बेच दिया, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जो तुम्हारा नुकसान हो रहा है 5 करोड़ का, 5 करोड़ हम दे देंगे। क्या मेरी बात समझिए? तो आप मुझे बताइए, जो गवर्नमेंट देगी वो अपने बाप के यहाँ से देगी कि आपका और हमारा पैसा है? इसीलिए ये जो दिमाग में लगाते हैं लोग कि भाग्य और सबको बहुत टसन में लग रहा होता है, और हर्षल मेहता केस हो चाहे ये सब हो, सबको लगता है क्या गैम्बलिंग, उससे सर गरीब अमीर लोग मरते ही हैं। मेरे बात समझ में, किसी का कुछ फायदा नहीं होता, और हमारा और आपका पैसा अल्टीमेटली जाता है जो टैक्स में हम देते हैं। हम डायरेक्टली टैक्स नहीं देते, लेकिन हम इस तरीके से हर चीज पे तो टैक्स दे ही रहे हैं, आपको और हमको बुझा नहीं रहा है, लेकिन हर कुछ जो आप खरीद रहे हैं उस पर टैक्स हम दे ही रहे हैं। मेरे बात समझ में आ रही है? तो लॉजिक क्या है, बैड बैंक का यही मतलब है कि बैड बैंक नाम है। नाम किस लिए बैड बैंक है? क्योंकि बेकार की चीजों को खरीद के और वापस से सही दे रहा है, इसलिए बैड बैंक है, दूसरा कोई रीजन नहीं है। तो बैड बॉय जो होते हैं और बैड बैंक है जो वही काम कर रहे हैं, नाम बैड बॉयज है लेकिन काम अच्छा कर रहा है। अभी देखो बताते हैं, अब बैड बैंक जो है दोनों में से कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट जो है ऑथराइजेशन देती है कि भैया देखो, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला कि उस फ्लाइट को या तो बैंक खरीद सकता है, या एनबीएफसी खरीद सकता है, या कोई थर्ड पार्टी भी खरीद सकता है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो। मान लो आप उठ के मुंह उठा के चलेगा हम खरीदेगा फ्लाइट, भाई खरीदेगा तेरा, समझ में आया? तो भाई वो कहां से आप खरीद लोगे? आपका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ आप इससे रिलेटेड कुछ काम किए हो, 20 साल से कितना का एक्सपीरियंस है। फ्लाइट ऐसे थोड़ी ना किसी को बेच दिया जाएगा। क्या बुझा रहा है? तो सर ध्यान में रखिएगा ये कि बैड बैंक जो है जनरली कैन बी ए गवर्नमेंट, कैन बी एनबीएफसी एंड कैन बी एनी थर्ड पार्टी जो लीगल आरबीआई ने उसको अलाउ किया हो, क्योंकि बिना आरबीआई अलाउ ऑक्शन में करेगा ही नहीं। अरे बहुत बार आपको ऑक्शन में नहीं बैठने दिया जाएगा, तब करिएगा क्या? ऑक्शन बैठने का लिमिट है कि कम से कम आपके पास 500 करोड़ होना चाहिए। अब लीजिए, आप समझ पा रहे हैं? तो कहां से ऑक्शन में बैठिएगा? कुछ बुझा रहे? तो बैड बैंक के इस दोनों प्रावधान में मैंने बोला ये दो नाम एनएआरसीएल और जो आपका आईडीसीएल है, ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब एक क्या काम करता है, एक खरीदता है ऑक्शन करके कि कितना में खरीदेंगे, और दूसरा उसका मार्केटिंग के लिए काम करता है, लाइक करो ना जो टाइप के हम कितना मार्केटिंग करेंगे, किसमें कितना मुनाफा कमा ले। क्योंकि बैड बैंक को मुनाफा किसमें होगा? उसी फ्लाइट को जब वो दूसरा किसी से बेचेगा उसमें जो प्रॉफिट कमाएगा वही प्रॉफिट होगा उसको, दूसरा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो आमतौर पर वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा ठीक ठाक पहले से होता है, और बाकी जब कुछ होता है तो गवर्नमेंट उसको दे देती है। जरा देखो वहां पे जहां बैड बैंक आपको दिख रहा है उसके नीचे आइए, एक नॉन बैंक दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? तो नॉन बैंक में आपको ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिख रहा होगा, AIFI दिख रहा है। तो बहुत बार AIFI जो है उसमें आपको नाबार्ड दिख रहा है, सिडबी दिख रहा है। तो पहले आरबीआई और गवर्नमेंट जो है, ध्यान से देखिएगा, बिफोर लिखा और एक आफ्टर लिखा है, दिख पा रहा है? तो याद रखिएगा आरबीआई ही अब होम लोन, एनबीएफसी ये सारा कुछ रेगुलेट करता है। बाकी उसके अलावा गवर्नमेंट का साइड में लिखा होगा, गवर्नमेंट क्या रेगुलेट कर रहा है? नेशनल हाउसिंग बैंक, दिख पा रहा है? तो नेशनल हाउसिंग बैंक कोई बैंक है क्या? नहीं। नेशनल हाउसिंग बैंक कोई, जैसे एलआईसी कोई बैंक है क्या? नहीं। लेकिन एलआईसी फिर भी उस हिसाब से आप और हम एलआईसी में डिपॉजिट करते हैं, तो क्या वो बैंक की तरह डिपॉजिट करते हैं कि कुछ अलग डिपॉजिट करते हैं? अलग है। हम अरे बैंक की तरह कहां करते हैं एलआईसी में? आपको क्या एलआईसी वाला देता है क्या सेविंग अकाउंट का परसेंटेज? कुछ नहीं देता। हम बस एलआईसी को इसलिए रखें क्योंकि वो पॉलिसी के तहत काम करता है और बोलता है कि आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद चीजें ठीक होंगी तो आपको इतना पैसा मिलेगा, और मर जाइएगा तब मिलेगा कि जिंदा रहने पे?
मर जाने पे मिलता है। एलआईसी जो है आपके फैमिली के लिए मिलता है, जिसको फैमिली का चिंता रहता है। आजकल तो फैमिली का चिंता नहीं रहता है, तो कहला लेगा एलआईसी, समझ पा रहे हैं। खैर, तो उसके नीचे आइए, एक आपको और मिलेगा टेबल, दिख रहा है आपको, थोड़ा वहां ध्यान देते जाना। टेबल पे होगा, एक होगा एग्जिम, दिख रहा है। एग्जिम का मतलब आपको पता ही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। दूसरा आपको होगा वहां पे नबार्ड। नबार्ड का फुल फॉर्म याद रह जाए तो ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, गांव के लिए विकास के लिए बैंक है। उसके बाद देखा नेशनल हाउसिंग बैंक और सिडबी। ये आपका काम है देख लेना। अगर देखेंगे तो एग्जिम का बॉस कौन होगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट आरबीआई चलाएगा कि गवर्नमेंट चलाएगा? गवर्नमेंट चलाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब भी होगा तो सर उसका मेन जो है काम वो गवर्नमेंट ही रेगुलेट करेगा। तो बॉस कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100%, एग्जिम बैंक। क्या सुन पा रहे हो? हमें नहीं पढ़ाएंगे इसके बाद, इसलिए एक बार बता दे रहे हैं। दूसरा है नबार्ड, जो है पहले आरबीआई द्वारा चलता था, बट बाद में इसको जो है 2018 के बाद गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया कि अब हम ही चलाएगा, भाई चलाएगा, नरेंद्र मोदी चलाएगा। उसके बाद एनएचबी, ओरिजिनल बॉस इसका आरबीआई है, बट 2019 में आरबीआई ने अपना 100% जो है मतलब बेच दिया किसको? गवर्नमेंट को। तो वो भी गवर्नमेंट ऑन ही हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है सिडबी। तो सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें भी ओरिजिनली 100% जो है ऑन बाय आईडीबीआई, लेटर इसको भी ट्रांसफर कर दिया गया एसबीआई और एलआईसी को। तो लॉजिक ये है कि इसका बॉस आपको याद रह जाए तो ठीक है, बाकी नहीं तो कोई बात नहीं। तीन चारों में तीन को होगा तो बॉस कौन है? गवर्नमेंट हो गया। उस तरह से आपको याद रखना है। अब ये सब चीज मैं 1 by 1 कराऊंगा तो ऐसे ही रह जाएंगे हम लोग। अब उसके नीचे आइए और जीवन का आनंद लीजिए। एक क्वेश्चन है 2013 का और उसके बाद 2004 का, ये अभी बनाएंगे नहीं, आप बना लीजिएगा। अब आगे है मेन नेशनल NAVFID, दिख रहा है क्या? नेशनल बैंकिंग फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये जो एक एक्ट है जिसका 20,000 करोड़ कैपिटल के साथ स्टार्टअप किया गया था। हालांकि बाद में इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आपको थोड़ा बस दिमाग में रख लेना है। जरा ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। उस पिक्चर को देखना जो पिक्चर बनाया हुआ है पेज नंबर 130 पे, दिख रहा है एलआईसी गवर्नमेंट दिख रहा होगा, वहां से पैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद NABFID का काम दिख रहा है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लगाया, और फिर लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर और काम। इसको अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो ये पिलर 5 पे चलेंगे, वहां पे आ जाएगा। एक नाम याद रखिएगा, केवी कामत कमेटी। जैसे नरसिम्हन कमेटी बताया था, वैसे ही केवी कामत कमेटी ध्यान में रखिएगा। वो हैं NABFID के चेयरमैन के, उनको बैठाया गया था, तो उसमें वो कमेटी के हेड बने थे। तो केवी कामत जो है पूछता है जनरली तो कि कौन से बैंक से रिलेटेड है, सॉरी कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड। कभी बोलता है केवी कामत जो है कि इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है, कभी बोल देगा कॉमर्स से रिलेटेड है, लेकिन दिमाग में रखिएगा किससे रिलेटेड है? बैंकिंग चीजों से रिलेटेड है। ये बस आपको ऑप्शन में थोड़ा रखेगा काम। नीचे आइए FI मतलब क्या है? तो देख लो वहां पे फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज में हम बात करें नॉन बैंक का और प्राइमरी डीलर, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपको देख लेना है। प्राइमरी डीलर वही प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट बताया हुआ हूं, बस हो हमको बताना है आपको। वो आपको बजाज फिनसर्व और मन्नापुरम गोल्ड लोन दिख रहा है, जो से बोलो ना 131 पे मिला, 131, ठीक है। एक तरफ कमर्शियल बैंक है, एक तरफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल है। ये भी आपको बस देख लेना है प्यार से, काम आसान हो जाएगा। सब बताया हुआ है, बस आपको देखना है। कितने लोग ईमानदारी से बताना घर जाकर पीडीएफ पढ़े थे? बाकी लोग संडे मना रहे थे, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ लोग फिर उसके बाद फुटबॉल खेलने चले गए थे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो भैया वो वाला चीज आपको करना है, बाकी आप दिमाग में रख लेना। मैंने बोला था आप लोग को एक पॉइंट याद है तो देखते हैं कि नहीं है। पेटीएम पेमेंट बैंक या कोई भी पेमेंट बैंक लोन दे नहीं सकता है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकता है, बताया था ना भाई। तो उस हिसाब से दिमाग में आप रख लीजिएगा। और मैंने आपको आज क्लास के थोड़ी देर पहले शुरुआत में बोला था कि बजाज फिनसर्व वगैरह जो है वो क्या करता है कि टाइम डिपॉजिट ले सकता है, थोड़ा सा एफडी करवा सकते हैं आप, लेकिन वो कभी भी डिमांड डिपॉजिट में नहीं लेगा, सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं लेगा। बजाज फिनसर्व चाहे कोई भी वॉलेट, समझ में आ रहा है? वो जो रखिएगा उसके बदले आपको, अब आप वॉलेट में जो पैसा रखते हैं उसका कोई आपको इंटरेस्ट मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो अब आरबीआई का कहना है कि अब वॉलेट वाले में भी से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। धीरे धीरे उस पर कानून अभी बन रहा है, उस पर विचार भी चल रहा है। अब देखिए कब तक लागू होता है वो भगवान जाने, लेकिन उस पर भी विचार चल रहा है। कितना मेहनत का पैसा है और वो काम करना है। अब है उसके बाद एनबीएफसी रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ये जो है
काम का चीज जो है बस अभी उतना मुझे बताना है, वही देखते जा रहा हूं ताकि डिस्कशन भी हो जाए। अब आइएगा सीधा पेज नंबर 135, जल्दी आइए। मिला? बोल लो यार, बोल लो। तो उसमें P2P मिलेगा, P2P टेबल में मिल रहा है। P2P यार आपको बताया था, B2B बिजनेस होता है, B2C होता है ना, बिजनेस टू कस्टमर, फिर बिजनेस टू बिजनेस, फिर P2P पीयर टू पीयर, वन पर्सन और डायरेक्ट पर्सन, समझ में आ रहा है? तो सर देखो उसमें P2P क्या लिखा हुआ है। इट इज OLX क्विकर कनेक्टिंग सेलर्स ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विथ बायर्स, P2P lending website and connect borrower and lend, example Faircent, cashkumar.com, Credmint etc। तो सर 2021 में क्रेडमिंट लॉन्च हुआ था, लेकिन उसके बारे में नेटवर्क खूब क्रेजी हो गए, बाद में उसके बाद उसका कुछ बना नहीं, तो उसका काम है नहीं। दूसरा बात यह है कि P2P लेंडर और फिनटेक कंपनियां बहुत सारी हैं जो अलग अलग काम करती हैं। पेटीएम पेमेंट एग्रीगेटर भी हैं। पेमेंट एग्रीगेटर का मतलब क्या होता है जरा देखना, ये पूछ दिया था, इसको देख लेना। पेमेंट एग्रीगेटर, they help seller to accept payment from buyer by providing technological solution। आप लोग रेजर पे वगैरह सुने होंगे, जो आप पेमेंट करते हैं तो उसमें नहीं आता है रेजर पे, मास्टर कार्ड, वीजा या समथिंग, तो वो जो देता है एग्रीगेटर, मतलब क्या करता है एग्रीगेटर का काम? इधर देखो, एग्रीगेट मतलब क्या होता है, जमा करना कि बिखेरना? जमा करना। तो एग्रीगेटर का काम ये है कि दो आदमी है, एक आदमी इसको ट्रांजेक्शन कर रहा है, बीच में इसने ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया कि इसके माध्यम से ये आदमी इसको भेज पा रहा है, कुछ बुझा रहे हैं, और उसके बदले में कुछ अपने चार्ज ले रहा है, दैट्स इट। आप आज भी चार्ज करेंगे, उसमें नहीं होता है कि यूपीआई पे नो चार्ज, नेट बैंकिंग पे चार्ज, डेबिट कार्ड पे चार्ज होता है ना, अलग अलग पेमेंट पे। आप फॉर्म भी भरेंगे वहां पे भी होता है ये सिस्टम कि डेबिट कार्ड से करिएगा तो 2 रुपया चार्ज लगेगा, या नेट बैंकिंग से करिएगा तो यूपीआई से करिएगा तो नहीं लगेगा। तो सर ये जो है प्रोसेस, ये पेटीएम एग्रीगेटर के, सॉरी पेमेंट एग्रीगेटर के तहत होता है। बाकी इसमें बहुत आसान है देखो, इसलिए मुझे इसमें बहुत ज्यादा आपको क्या बोलते हैं मजा, बहुत सारा ऐसा है। एक चीज बता देना है, ये चूंकि पूछ लेता है इसलिए इसको बता देता हूं। पेज नंबर जस्ट 136 पाइएगा, ऊपर में आपको मिलेगा ऐसा फिनटेक कंपनी जो नॉन आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होता हो, जिस आरबीआई रेगुलेट नहीं करता हो, लेकिन वो है बहुत पॉपुलर। आप लोग एक ऐप सुना होगा जीरोधा करके, जीरोधा एक ऐप है, ठीक है, जिसपे जीरोधा ऐप जो है शेयर मार्केट के लिए आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका ध्यान से समझना। और जीरोधा ऐप में आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, आप आराम से प्ले स्टोर पे जीरोधा ऐप इंस्टॉल करिए, अपना डिटेल डालिए, आधार पान जो भी है सब डालिए, समझ में आ रहा है, और आधार पान डाल के अपना काम स्टार्ट करिए, कुछ बुझा रहे हैं, पान कार्ड, और उसके बाद आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ फिनटेक कंपनी का नाम अगर याद रह जाए तो उसको याद रखिएगा, ऐसा भी कुछ कंपनी है जो आरबीआई उसको रेगुलेट नहीं करता है, लेकिन फिर भी धूमधाम से वो पॉपुलर है, उसमें एक है जीरोधा। तो फिनटेक रेगुलेटेड बाय नॉन आरबीआई, लेकिन उसको कौन कर रहा है कंट्रोल? सेबी, दिख रहा है वहां पे, तो एक सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वही सेंसेक्स वाला, बीएसई वाला सब कुछ, जो सेंसेक्स मार्केट और शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी कभी कि कौन कंट्रोल करेगा इसको, कौन कंट्रोल करेगा उसको, तो भैया वहां पे टेबल बना के आपको दिया हुआ है, प्लीज ध्यान से देख लेना, उसके बाद काम आसान हो जाएगा। तो जीरोधा, ऑफ स्टॉक, 5 पैसा है, ग्रो वगैरह ऐप है, ये बहुत सारा ऐप है, तो ये सब जो है सेबी के द्वारा होता है। policybazaar.com वगैरह सुने होंगे आप, तो ये वेबसाइट सब जो है IRDAI जो है उसको रेगुलेट करता है, क्योंकि क्वेश्चन सब आता है, तो इसके बाद थोड़ा ध्यान में रख लेना। बाकी नीचे डिजिटल लेंडर, तो डिजिटल लेंडर में मैं नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि डिजिटल लेंडर का सिंपल मीनिंग है ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई ऐप जो मैंने बार बार जिक्र किया, जो पैसा देता हो आपको। धनी ऐप हो गया, बहुत सारा ऐप आपको पैसा देता रहता है। तो क्या मुझे बताइए, धनी ऐप अगर पैसा दे रहा है तो धनी क्या बाप का पैसा है या धनी कहीं से लेके आए? नहीं है अपना पैसा। देखो जैसे धनी है, जब तक कि, अच्छा धनी से अच्छा और समझते हैं, कोई और भी समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल और कोई ऐप ना बताइए जो कैश देता हो। एक ऐप है क्रेडिट बी, मान लेते हो, चलो, तो क्रेडिट बी एक ऐप है। इस क्रेडिट बी ऐप जो है वो क्या करती है, ये पैसा आपको देती है। सुन पा रहे हो ध्यान से, पक्का? तो क्रेडिट बी ऐप ने पैसा अगर आपको दिया तो क्या करता है, एसबीआई से इसका टाई अप है, ध्यान से समझना। तो एसबीआई अपना पैसा इसको देता है, किसको? क्रेडिट बी को, और क्रेडिट बी पैसा आपको और हमको देता है। कुछ समझ में आ रहा है? अब आप मुझे बताओ, एसबीआई ने इसको पैसा दिया है तो क्या चाहेगा एसबीआई कि उस पर ब्याज तो अपने कमाएगा नहीं कमाएगा, और एसबीआई ने कुछ छूट इसको इसलिए दे दिया कि भाई तू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा। जो लोग बैंक से डरते हैं वो लोग ऐप से लेंगे पैसा, बात सही है, सिंपल सा बात है, बैंक में नहीं जाएंगे लेकिन ऐप से ले लेते हैं। तो सर ए पहुंचाएगा और ये हमसे प्रॉफिट कमाता है,
हमने जो 1 लाख रुपया लिया इससे, उसके बदले हम लोग को ब्याज चुकाएंगे, और वो ब्याज चुकाकर फिर इसको करेगा। तो मान लो इसने अगर इस पे 5% ब्याज लगाया है, हमसे हो सकता है 9% ब्याज लेता हो। अरे हाँ या ना, तभी तो मुनाफा कमाएगा। तो पैसा एसबीआई का है, इसलिए मैं पहुंचा दिया। तो ध्यान समझो, अब कोई कोई पेमेंट फंस जाता है। आदमी लिया, फोन ऑन कर दिया, सिम तोड़ के फेंक दिया, कहीं और गया। ऐसा बहुत लोग हैं, प्राणी लोग का ऐसा कमी थोड़ी ना है। और वो बहुत चाव से बोल भी रहा होता है, बड़ा लोग के घुमाए ले। अब समझ में आया, 10-10 को क्रेडिट कार्ड लेके बैठा हुआ है, वो सारा क्रेडिट कार्ड बंद हो गया, उसके बाद सब ढूंढ रहा है, कितना गाली गलौज हो रहा है, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिम चेंज कर लिया। अब आप मुझे बताओ, क्वेश्चन पूछा था कि क्या एसबीआई जब क्रेडिट बी को पैसा दे रहा है, और पैसा क्रेडिट बी अब जैसे घुमाए घुमाए उसका काम है, और उसका पैसा अगर फंस रहा है, तो अल्टीमेटली पैसा, आप मुझे बताइए, एसबीआई का ही फंस रहा है। जब क्रेडिट बी को क्रेडिट बी ने दिया, तो क्रेडिट बी को देखना चाहिए था कि नहीं, किसका सिविल स्कोर कैसा है, सैलरी चुका पाता है कि नहीं, क्या करता है नहीं करता है, तो देखेगा ना। तो अगर पैसा फंस रहा है, तो एसबीआई पे पूरा हक है कि एसबीआई क्रेडिट बी को और ज्यादा चार्ज लगाएगा। भाई तुम्हारा जिम्मेदारी था, तो इंटरेस्ट रेट पूरा बढ़ा के और ले गए। तो लॉजिक यही है कि इस तरीके से जो सिस्टम काम करता है ऐप का, तो ये बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है। उसमें कोई आईआरडीए करेगा, कोई सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड करेगा, कोई अलग अलग करेगा। तो इसलिए हर चीज में हवा कर ही मार देना है कि आरबीआई सबको करता है, ये ध्यान रखिएगा। खासकर फिनटेक कंपनी तो हवा के लोग मार देते हैं, हाँ आरबीआई के अलावा कौन दिखता नहीं कोई, क्योंकि दिमाग में आता ही नहीं है ना, आरबीआई है, बैंकों का बाप, तो वही याद आ रहा होता है। लेकिन और भी लोग हैं, सेबी है, आईआरडीआई है, तो दिमाग में रख लीजिएगा। बाकी उसके बाद इससे ज्यादा काम का नहीं है, तो रेगुलेटर आपको रखना है। अब आइए एक और है, पेज नंबर 136 पे सीआईसी एंड सीआरए दिख रहा है। वेरी इजी, बहुत ही आसान। आज आप लोगों को मैं 3 गो थीम का पीडीएफ भेजूंगा, छठा, पांचवा, चौथा, और रीड करना आपका काम है। और कुछ लोगों को मैं पॉलिटी का वीडियो भेजूंगा, तो पॉलिटी का वीडियो शुरुआत कर देना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जिनको होमवर्क दूंगा वो काम करिएगा, बाद में मत करिएगा कि सर जी वो अधूरे छोड़ देना। जो काम दे रहे हैं वो काम करते रहिएगा, मेरा जिम्मेदारी चलता रहेगा, आपको जिम्मेदारी निभानी है। तो आज मैं थीम भेज दूंगा, क्योंकि पूरा फोन में मैंने ट्रांसफर कर लिया है, आज मैं भेज दूंगा। और आपको इजी उसमें थीम है, थीम नंबर जो भी है वो मैं भेजूंगा, आपको पॉलिसी रट लेना है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, नहीं करना है तो छोड़ देना, एग्जाम भी आपको छोड़ देगा। चलो, तो पहला है सीआईसी, दिख रहा है? सीआईसी का फुल फॉर्म जरूर लिख लो एक बार, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये कभी कभार जो है पूछ लेता है, दिमाग फिर गया तो, जैसे 2024 में दिमाग यूपीएससी का फिरा हुआ है। समझ में आ रहा है? उसके पीछे बहुत कारण है। गवर्नमेंट इतना ना लोड डाल दिया है उस पर, क्या करे, इतना पॉलिसी लाया कि यूपीएससी वाला घबरा गया है कि क्या पूछें क्या नहीं पूछें। तो सोच रहा है कि अब की बार बेसिक टेस्टिंग कर लेते हैं सबका, कि कहाँ पे है, सब औकात में है कि औकात से बाहर है। देखो, जहां जहां बोल रहा हूं, ये जो चीज बोल रहा हूं कि इसको नहीं पढ़ना या फिर ये जरूरी नहीं है, तो मानना, नहीं मानोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। क्या होता है कि जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं कि यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, फिर आरबीआई का भी फॉर्म भर देते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं मैं बोल रहा हूँ, बुराई अच्छा नहीं है। मैं मतलब मेरा मानना है कि पहले सिलेबस पूरा पढ़ लो, अच्छे से बढ़िया से पढ़ लो, एक साल दबा के, और उसके बाद आराम से फॉर्म भरते हो, कोई दिक्कत नहीं। आरबीआई वाला सबको पता रहता है कि जो है बहुत बड़ा सब आजकल यूपीएससी तो दे ही देता है। तो जो आरबीआई एग्जाम लेता है वो जानबूझ के इंटरव्यू में क्या पूछेगा, वो ऐसा डिटेल पूछेगा बैंकिंग से रिलेटेड, और चूंकि यूपीएससी में जरूरी नहीं है, तो उस समय अगर आपको आरबीआई देना है तभी वो डेटा उटा ये सब याद करके रखिए। आरबीआई आपको नहीं देना है तो यूपीएससी में आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि सर पेटीएम का बाप कौन है, वो नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछने वाला है। उसको सिंपल इस बात से मतलब है कि पेटीएम इस्तेमाल कैसे होता है, फिनटेक कंपनी, इतना आपको आता पता होना चाहिए कि कोई आए ऑफिस में आपके तो आप बता सकेंगे, ऐसा नहीं तो वैसे सही। कुछ बुझा रहा है? तो कहा जाता है ना इंटरव्यू में कि अगर इंटरव्यू वाला को आपको निकलवाना हो तो क्या पूछेगा, आपके बाप का नाम, और जब उसको ठान लिया है कि आपको नहीं निकलवाना है तो पूछेगा मेरे बाप का नाम क्या है। तो लॉजिक यही होता है कि इस तरीके का जो कांड है आरबीआई वाला कांड करता है। आरबीआई वाला जान के चाहता है कि स्पेशलिस्ट लोग आए, समझ में आ रहा है? तो आरबीआई जो स्पेशलिस्ट चाहता है कि स्पेशलिस्ट लोग आए, और स्पेशलिस्ट अपने में आए, यूपीएससी वाला नहीं आया था स्पेशली, इसलिए ये लोग जो है बवाल काटते हैं उस तरीके का। तो आप लोग को जितना बता रहा हूं उतना कर लेना। तो सीआरए का काम क्या है देख लो, क्रेडिट इंफॉर्मेशन, और ये जो है इसमें दोनों चीज आपको मिलेगा। सिविल स्कोर वगैरह जो डिसाइड होता है इसी बेसिस पर डिसाइड होता है, सुन पा रहे हो ध्यान से। और इसमें एक चीज याद रखना, सीआईसी को आरबीआई रेगुलेट करता है,
लेकिन सीआरए को सेबी रेगुलेट करता है, इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है। दोनों एक जैसा लगता है और को आदमी गलती करके आ जाता है। तो जो भी चीज है उसका बॉस में अंतर है, बॉस वाले को देख लेना, काम आसान हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखो प्रीलिम्स 2022, देखो जरा 2022 से क्या है, पिछले साल क्या पूछा, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, दिख रहा है। अब मैं इसको बैठ के डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, आपको ये बस मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने बोला इस पे क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ा रहा हूं, उसके अलावा भी आपको पूरा पीडीएफ पढ़ के जाना है। समझ में आया? तो ऊपर का डेटा अगर क्लियर है, पहला तो क्वेश्चन क्या लिखा है, दे आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गलत की सही, स्टेटमेंट गलत की सही, गलत, तो सर वो तो सेबी रेगुलेट कर रहा है, तो पहला स्टेटमेंट अगर गलत है तो छांट दो, तो सीधा आंसर कौन सा हो गया, बी। तो अगर जबकि 2022 प्रीलिम्स का है, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो आपको अगर पता है तो आपको देखो यूपीएससी का क्वेश्चन किस लेवल पे इतना आसान होता है, उस तरीके का आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए। नहीं आइडिया है तो मरोगे, क्या करोगे उसके बाद। तो सर इसीलिए आपको पैटर्न बार बार समझाने की कोशिश करो, यूपीएससी का सिंपल पैटर्न है, जो पैटर्न बोल रहा हूं पैटर्न पकड़ो, टॉपर पैटर्न खाली पकड़ लेता है, वो उसी पे बिलीव करता है, ऐसा कुछ अलग नहीं कर लेते। उस पैटर्न उसको पता है कि पिछले 20 से 25 साल में यूपीएससी कभी बाल की खाल उगाड़ता ही नहीं है, ऑप्शन जो है डायरेक्ट आपसे पूछता है, वो मान के नहीं चलता कि बाल की खाल वाला ऑप्शन आएगा, तो इसलिए आपको सिंपल वैसा ही मारना है। लेकिन आप ऑप्शन में जाकर वहां बाल की खाल निकालने लगते हैं और बीरबल का खिचड़ी पकाने लगते हैं, नहीं ये होगा तो वो भी तो हो सकता है। भाई यूपीएससी जब पिछले 25 साल 30 साल से उसका कोई ऐसा मेंटालिटी ही नहीं है कि आपसे वो बाल की खाल उघाड़ने के लिए कह रहा है, तो तुम ऑप्शन डायरेक्ट पे जाओ ना। जब एक बोला होता एक ही, अब मैंने बोल दिया कि चलो आरबीआई रेगुलेट करता, नहीं सर, मतलब आरबीआई के ऊपर गवर्नमेंट है तो भी तो कर ही सकता है, तो ये वही वाला हो गया। उसके बाद आपका क्या होगा आप जानो। तो इस तरीके का सिंपल पैटर्न है, सिंपल रहोगे यूपीएससी में। इसीलिए जो देखोगे आदमी शांत क्यों रहता है, क्योंकि उसको पता है कि हम जितना किए उतना ही काफी है और उतना ही पे एग्जाम देना है, बस बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। जो देखोगे अशांत है, पढ़ेगा कम, अशांत ज्यादा रहेगा, कहीं बाल के खाल उखाड़ने। एक वो बात को अगर मैंने बोला कि ऐसे बोल देना, वो जाकर 3 गो बात मिला को मैं सब बोल देगा उसको, समझ में आ रहा है। मसाला बना के बात एक ही हुआ था कि कह देना कि उसका पैसा आ गया, लेकिन जाकर कहेगा कहत लोग कि पैसा आ गया बा लेकिन कम आयल बा, फिर हई हो, इतना सारा बोलेगा, समझ में आ रहा है कि दिमाग खराब हो जाएगा उसका। तो इस तरीके का जो है काम क्यों नीचे आइए। कुछ ऐसे एनबीएफसी हैं जो कि सेबी के द्वारा भी रेगुलेट होते हैं, नॉन बैंकिंग। वो मैंने आपको ओसवाल सब नाम सुना होगा आपने, मोतीलाल ओसवाल अगर सुना होगा तो, जेरोदा वगैरह ऐसे ही है। म्यूचुअल फंड, ये थोड़ा याद रखना, म्यूचुअल फंड वाले पूछ दिया था ये हराम को, ये इतना आसान चीज है म्यूचुअल फंड, प्रचार पे सब कोई सुना है ना, समझ में आ रहा है। सब्र कर, सब्र रख, ऐसे कुछ इसका प्रचार रहता है ना एक, कि अरे थोड़ा सा म्यूचुअल जो है मार्केट के है उसके में थोड़ा सा सब्र करो तो अच्छा होगा, ये करके ये सब पता होता है सब। लेकिन जब क्वेश्चन आता है म्यूचुअल फंड से तो मुंह भागे पछिए का हवा खाता है आदमी। मतलब क्या, क्योंकि क्वेश्चन आता है ये पूछ लेगा क्या उल्टा है कि म्यूचुअल फंड कौन रेगुलेट कर रहा है, हो गया मामला। अब सेबी कर रहा है कि आरबीआई कर रहा है कि कौन कर रहा है, हो गया। लेकिन म्यूचुअल फंड धूमधाम से पता है, तो इसीलिए यहाँ पे मानसिकता जो है थोड़ा बदलने की जरूरत है। तो सारा जरा ध्यान से देख लेना सबका, म्यूचुअल फंड का, आरईआईटी का, ये सब देख लेना अच्छे से, नहीं तो उसके बाद मामला जो है जानना ए टू जेड डिटेल दिया हुआ है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये मैं नहीं बता सकता। एनबीएफसी रेगुलेटेड बाय अदर, कुछ ऐसे भी एनबीएफसी हैं जिनको अलग लोग रेगुलेट करते हैं, जैसे इफ्को टोक्यो, आईसीआईसी लोम्बार्ड, ठीक है, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, तो ये सब जो है आईआरडीए करता है, पीएफआरडीए करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हाँ, 2 चीज प्लीज याद रख लेना, लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एक 2 कंपनीज, एक है निधि कंपनीज और एक है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। ये दोनों कंपनीज हालांकि बीच में मतलब इनका वैल्यू कम हो गया, लेकिन आप फिर भी रख लेना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको रेगुलेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, अब उसमें देखोगे एक चीट फंड है, चीट फंड मिल रहा है। तो चीट फंड होता क्या है, तो एक तरीके का एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें मंथली कंट्रीब्यूशन दिया जाता है एंड बोरोइंग बाय कंट्रीब्यूटिंग मेंबर। ये कुछ कम्युनिटी की तरह काम करता है, जो कमिटी बोलते हैं उस तरीके से, कि सब लोग अपना कंट्रीब्यूट करके करते हैं, फिर जिसको निकालता है फिर उसको चुकाता है, उस हिसाब से होता है। और चीट फंड स्कीम भी है, सॉरी स्कैम भी हुआ था, चिट फंड स्कैम, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो उसमें यही हुआ कि सारा लोग पैसा दे दिया और बोला गया था कि इस पैसे का इतना मतलब आपको दिया जाएगा। जैसे आप डिपॉजिट करते गए और पता चला उसके बाद गायब हो गया। जैसे आईपीएल में कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला आप लोग सुनोगे, 2G, AG, OG, 4G, 3G, सारा घोटाला हुआ है, ऐसा भी तो घोटाला ही हुआ है। समझ में आ रहा है। तो लाइफ में आजकल 3 ही पार्टी काम कर रही है ना, ABC,
अभी तीनों पार्टी काम कर रहा है अभी पूरा अभी इंडिया में प्रेजेंट में। ए फॉर कौन हो गया? आप। बी फॉर बीजेपी, सी फॉर कांग्रेस। चोर कौन बोला? नहीं बोलना है, समझ रहे? तो मतलब करप्ट है, करप्ट मतलब बदनाम बेचारा, करप्शन तो ही गए। ये हरामखोर ये है, माँ हरामखोर, अब ये चल रहा है। और ये बेचारा अभी कोशिश में है, एक दो जगह पे अभी है, बाकी देखिए इनको भी अभी समन और ईडी भेजा गया है। इनके 2-3 आदमी जेल में ही है और इन पे भी है, अब इनको छुपा के रखा जा रहा है। अब कब तक छुप जाएंगे हमको इतना आइडिया है कि इनको पकड़ के बंद कर ही दिया जाएगा और सीधा इलेक्शन के बाद निकाला जाएगा। समझ में आ रहा है? तब तक बीजेपी। लेकिन सर ये भी सातिर आदमी जो है ना, सातिर है, ये समझ गया है कि अगर हरामखोर जेल में गए या कस्टडी में तो निकल नहीं पाएंगे। कारण है क्योंकि इनका तीनों महारथी लोग को जेल में ठूस दिया है। मनीष सिसोदिया के बारे में मैंने बोला था, याद करो, इतना जल्दी नहीं निकलने वाले हैं। और हम पहले भी आपको अरे बोले थे, हम पहले भी बोले थे कि भले लग रहा है आपको लेकिन इतना आसान होने वाला नहीं है सिस्टम, वो निकल ही नहीं सकते। और केजरीवाल भी उसमें गेम खेला है। तो केजरीवाल का बारी है, ये जाएगा, पूरा कोशिश करेगा कि नहीं जाए, अनलेस एंड अनटिल जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला तब तक ये जाएगा ही नहीं। अब बोलेगा जो हो जाए इलेक्शन के बाद ही होगा, क्योंकि बिहार में खेला होगा, बिहार में, और ये अभी खेला कर सकता है, इसके पास मौका है। और सबसे ज्यादा डर बीजेपी को इसी से है, और बीजेपी अब मिल गया है तो डर है कि आम आदमी पार्टी। तो इसीलिए दिमाग में रखना है कि 3 पार्टी जो है एबीसी बड़े काम का है, ध्यान में रखना है। और ये तीनों पार्टी से अभी आपका आगे जो है कुछ होने वाला है, तो याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब एक है एनबीएफसी शैडो बैंकिंग, हालांकि ये छोटा है लेकिन शैडो मतलब क्या होता है? छाया। अब आप आराम से समझ सकते हो, उसके बैंकिंग के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे उसके सेक्टर खोल दिए, जैसे ग्राहक सेवक केंद्र टाइप खोल दिए गए, चाहे कुछ भी, तो एक शैडो बैंकिंग की तरह हो जाता है। उसमें लिखा हुआ है कि शैडो बैंकिंग इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी एंड इंस्टीट्यूशंस, दे ऑपरेट पार्शियली और फुल्ली आउटसाइड द ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर, दे आर नॉट फुल्ली रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। ये क्वेश्चन पूछा था कि जो है आपका शैडो बैंकिंग, क्या वो आरबीआई के द्वारा फुली रेगुलेट किया? तो नहीं, वो पार्शियली, थोड़ा बहुत आरबीआई का उसका हक है। अब देखो ना, इसमें मैं क्या ही करूंगा, इतना थ्योरेटिकल डेटा है कि आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ काम ही नहीं होने वाला है हमारे बोलने के बावजूद भी, इसलिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है जी। दूसरा, उसके बाद उसमें आपको एक एचएफसी मिलेगा, एलडीएमएफ मिलेगा, मिल रहा है क्या? तो बस आप वो अगर हो जाए तो ठीक है। एक इसमें मिलेगा इस्लामिक बैंकिंग, हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक कंट्रोवर्सी में रहा और कभी कभार छाप देते हैं लोग, इस वजह से मैं इसको बता देता हूं आपको कि इस्लामिक बैंकिंग ऐसे है क्या। देखो, इस्लाम के अंदर कुछ बातें ना बड़ी अच्छी लिखी गई हैं, जैसे लिखी गई है कि कोई भी आदमी, मैंने अच्छा बात ये लिखा गया है कि भैया ये ब्याज व्याज का काम जो नहीं करना चाहिए। जैसे इस्लाम में है कि ब्याज इधर लिया, उसका प्रॉफिट कमाया, और ब्याज व्याज का काम जो मतलब ये प्रोहिबिटेड है। जैसे दारू प्रोहिबिटेड है, वो सब नहीं लेगा, वाइन वगैरह आप नहीं ले सकते। तो मतलब कुछ चीजें बड़ी अच्छी लिखी है। तो उसमें बोला गया कि कोई आदमी मतलब पैसा अगर किसी से लिया, ठीक है, मान लो 10 रुपए लिया तो 10 रुपए लौटा दो, उसमें ब्याज क्यों कमाना है? उसको मैंने थोड़ा पाप टाइप मांगा, उसके पीछे भी बहुत कारण है, बहुत सारा। और ये बहुत अच्छा चीज है कि इसके कारण एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बच गए। ज्यादा देखोगे तो जो और कम्युनिटीज है ना, वो लोग ब्याज में लोग का धूमधाम से चलता है। जैसे मान लो हिंदुइज्म में तो कुछ लोग तो पॉपुलर ही है, मान लो जैसे गुप्ता जी लोग पॉपुलर है, कुछ लोग जो और भी कास्ट के लोग हैं, जैसे मतलब बहुत लोग पॉपुलर हैं लोन लेने के लिए, बहुत लोग पॉपुलर हैं लड़ाई पीट के लिए, है ना, बहुत लोग पॉपुलर, अलग अलग कास्ट का अलग अलग अपना फीचर है। अरे है ना, उसी कास्ट के फीचर पे तो डिसाइड किया गया है सारा मामला, मतलब जैसे भी हो। अब देखिएगा इधर, तो इस्लाम ने क्या बोला कि ये ब्याज व्याज वाला काम नहीं चाहिए। और आज भी सऊदी अरेबिया, बड़े बड़े इजराइल, वहां पे ऐसा चीज चलता है। कैसे चलता है देखो, इन लोग का क्या कहना है कि मान लो 10 रुपया अगर आपको चाहिए लोन पे, समझ पा रहा हो मेरी बात ध्यान से, तो आप कहां जाओगे? बैंक के पास। तो बैंक जो है आपको 10 रुपया देगा, तो उस पर मुनाफा कमाएगा नहीं कमाएगा? कमाएगा। ये तो नॉर्मल बैंकिंग हो गया। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग कहता है कि किसी आदमी को अगर फॉर एग्जाम्पल कार चाहिए, और कार के लिए उसको क्या चाहिए? पैसा, है ना, तो कार के लिए पैसा चाहिए तो लोन करवाने जाएगा, यस और नो? तो जो बैंक है, जिसके पास है, बैंक क्या करेगा? बैंक उसको पैसा नहीं देगा, बल्कि बैंक वो खुद कार खरीद लेगा। ध्यान से समझना, मतलब वो बैंक ने कार क्या किया? खरीद लिया, और कार खरीद कर इसको सेल कर दिया जिस आदमी को चाहिए था। कुछ बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो 1 लाख का कार हुआ, 1 लाख का कार बैंक ने खरीदा, इसको दे दिया, ले भाई। तो उसमें बोला कि तेरे को मैं 1,20,000 रुपये दे दूंगा। समझ में आया? तो सर, हाँ, मतलब बैंक बोला, तो बैंक बोला अपना प्रॉफिट 20,000 रखा, लेकिन बीच में ये जो आदमी जो बोला, जो कार बेचने वाला, तो ऐसा नहीं है कि जो बैंक खरीदा, तो बैंक को तो इतना फुर्सत भी नहीं रहेगा कि जाके सबका कार खरीदते रहेगा, तो भी किसी ना किसी आदमी को तो रखेगा।
तो बीच में एक एजेंट होता है और वो एजेंट कार खरीद कर क्या किया, बैंक के बिहाफ पे कार खरीदा, उसको बेच दिया और 1 लाख का कितना उससे मांगा, 1,20,000 और 1,20,000 मांगा, यानी कि 20,000 में अपना और बैंक का शेयरिंग बट गया। यहाँ पे कोई क्या, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट वाला मामला तो नहीं है, लेकिन फिर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हो ही रहा है वैसा। अरे भाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली वैसा सिस्टम चल ही रहा है, लेकिन हाँ उनका ये कहना है कि ब्याज किसी पैसे पर नहीं लेना है। तो इस्लाम में इसलिए बोला गया कि ब्याज तो आज भी ये चलता है, यूएई में, यूएई में चलता है, सऊदी अरब में धूमधाम से चलता है आज भी, और बैंकिंग वहां पे इस हिसाब से चलता है। ऐसा क्या जरूरी है कि बैंक जिस तरह से इंडिया में चल रहा है वैसे ही पूरे वर्ल्ड में बैंक चल रहा हो? नहीं, अलग अलग तरीका है। जैसा मैंने बोला हर जगह पे अलग अलग डिमांड है। हमारे यहाँ डिमांड है कि 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए, बोला था ना, लेकिन और जगह तो मैंने बोला कि और जगह का अलग अलग हिसाब किताब है। क्या कुछ बुझा रहे हैं? तो इस्लामिक बैंकिंग चूंकि कभी कभी आते रहता है, इस वजह से आपको बता दिया, बाकी इससे ज्यादा आपको नेसेसरी नहीं है। कुछ बुझाया यहां तक? तो सर बस जैसे इस्लामिक बैंकिंग वही बोला गया कि इंटरेस्ट मतलब होता है रिबा, रिबा, और रिबा इज प्रोहिबिटेड एंड देन हरम इन इस्लाम, सो इस्लामिक बैंकिंग ऑपरेट्स थ्रू इजारा। उसके बाद आपका अलग अलग जो है ये सब मैकेनिज्म था, बस इतना आपको जाने की जरूरत है, बाकी इसके अलावा जाने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब बैंक एजेंट के काम नहीं कर रहा, बैंक एक रख रहा है थर्ड पार्टी को, उसको भी रोजगार मिला। डायरेक्टली जैसे कंपनी से नहीं इसलिए रेगुलेट कर रहा है क्योंकि उसमें उसके लिए बहुत सारा कुछ होगा। देखो अब बैंक अपना काम छोड़कर अगर उस तरीके का खुद काम उसके स्टाफ करना पड़े तो फिर बैंकिंग सेक्टर जो है वो कहां जाएगा। इसलिए उसने क्या बोला कि हम मालिक हैं, हम आपको बोले, मान लो हम अगर पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ाने के साथ साथ हम ये बोले कि हम सबको पानी भी पिलाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बता रहा हूँ कि पढ़ाते पढ़ाते पानी बांट दूंगा, तो ना पढ़ाई ठीक से होगा ना पानी ठीक से बांट पाएगा। तो बेहतर उससे अच्छा कि एक डिपार्टमेंट सेग्रीगेट कर दो कि तू भाई पढ़ा ले, एक आदमी को ऐसा रख लो जो सब में शेयर कर ले, काम हो जाएगा दोनों का। तो इस वजह से उसने ऐसा काम किया। अब सर इधर देखना ध्यान से, जो ये काम है उसके नीचे जो आपको मिलेगा वो जरूरी है इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। दिख रहा है क्या? अरे जैसे बोले ना, तो इनफॉर्मल बताने की हमको जरूरत नहीं है, क्या बताएंगे, आपको पता है इनफॉर्मल मतलब क्या। इनफॉर्मल मतलब क्या, बैंक से लेना या फिर किसी अलग से लेना। तो सर आपको जो है अलग अलग लोगों से लेना, रिश्तेदार से, जीजा जी से लेना, फूफा जी से लेना, फिर कौन कौन से लेना, समझ पा रहे? ये सब जो है इनफॉर्मल में आता है। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके का कांड हो जाता है। लोग यही से पैसा लीजिए उसके बाद गाली खाइए, है ना। तो ये पूरा पार्ट आज आपका होता है खत्म। यहां तक क्लियर? खत्म हुआ? अरे समझ में आया खत्म कि नहीं हुआ? चलो ठीक है। देखो भागने का सोच रहा है, खैर दिमाग में रखिएगा कि मतलब बहुत अरे आप गांव में भाग सकते, जैसे आप बोलते हैं ना कि भाग गए, मतलब बोले वाला कि इस बात पर मुझे जवाब देना नहीं चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा मजा मैं भी ले लेता हूँ, ध्यान से समझो। देखो रस का आनंद तो क्या है, सबको मिलता है, तो थोड़ा रस हम भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है। देखो बहुत सारे ऐसे गांव है, एक आदमी नहीं है, और इस टाइप के प्रजाति लगभग हर गांव में पाए जाते हैं, जो लगभग बहुत किसी से पैसा लिया है, वो चाहे 2,000 5,000 4,000, लेकिन लिया सबसे। 2 कैटेगरी के टाइप होते हैं गांव के लोगों में, एक होते हैं लिया सबसे और रातों रात भाग गया वो। समझ पा रहे? अपना परिवार बीवी बच्चा लिया निकल लिया, तो उसका पूरा गाली सुनेगा उसका बाप, उसका दादा, उसका जो और भतीजा चाचा जो भी है वो सुनेगा गाली। और गांव के लोग उसको सिर्फ गाली दे सकते हैं, कुछ करेंगे नहीं, उसको गाली देंगे, और उसका नाम है घोषित हो जाता है सीधा। जो भी नाम मान लीजिए एक्स चोर, वाई चोरवा, वाई भगोड़वा, जो भी इस तरीके का नाम गांव में घोषित हो जाता है। आप बोल रहे गांव में भागना, गांव में से भागना और डिफिकल्ट है, क्योंकि आपका हराम आपके घर को कर देंगे, और जिस दिन आप दोबारा लौट के आए वापस, आप समझ पा रहे हैं, उस दिन आपका कांड लोग। इस टाइप के एक लोग होते हैं, और एक और इसी में के दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो क्या करते हैं, पैसा किसी को आज तक हराम कर अपना बुखार किसी को नहीं दिया है, वो मतलब इतना है कि किसने किसी को 1 रुपया नहीं, लेकिन वो भी कहेगा हमरो पैसा ले रहे हो। जब वो आदमी बदनाम हो जाता है उस टाइप का, तो कुछ लोग आदमी उस पर ब्लेम कर देते, इस टाइप का काम हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान में आपसे रखिएगा कि भैया पैसा लीजिए और चुकाइए, भागिए मत, ठीक है। कुछ लोग जानबूझ के अपना बोल देते कि हमरो ले रहे हैं, अरे खाने के लिए तुम्हारे पास नहीं, अब तुम बोल दे रहे हो कि हमरो ले रहे हैं, समझ में? इस तरीके का भी लोग होता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए ये पीडीएफ यहाँ होता है समाप्त, और इसके बाद जो है नेक्स्ट पीडीएफ में आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ, उसको डाउनलोड करिए और जीवन का आनंद लीजिए। बासेल नॉर्म्स वगैरह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। बासेल नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। एक कॉपी पे हेडिंग डालना, जो मैं बोल रहा हूं वो थोड़ा जरूरी है, डाल लो हेडिंग। हाँ आपने क्वेश्चन पूछा था
वर्ल्ड बैंक वाला, चलो ठीक है, याद दिला दिया। देखो ध्यान से, जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, मान लो, ठीक है, इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, तो क्या वर्ल्ड बैंक को, समझना ध्यान से, कि वो अपना जीसेक रख सकता है क्या? मतलब ये था कि गवर्नमेंट क्या अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्ल्ड बैंक को देकर क्या वो अपना पैसा ले सकता है? देखो पहला पॉइंट समझा करो, पहला पॉइंट ये कि वर्ल्ड बैंक जिसको भी पैसा दे रहा है उस पर ब्याज कमाने के लिए नहीं दे रहा है, बल्कि वो उसकी मदद करने के लिए दे रहा है। पहला पॉइंट ध्यान से समझना। तो वर्ल्ड बैंक ऐसा नहीं है कि बैंक चला, नाम क्या है बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक कोई बैंक बुक टाइप का काम नहीं करता है। वर्ल्ड बैंक का एम अलग है, जिसी तरह से आईएमएफ का एम अलग है। मतलब इनका क्या है कि जो गरीब देश है उनको दो, उनको मदद करो, ये मदद के व्यू से है। तो जो मदद करेगा वो गिरवी रख के मदद करेगी, कौन सा मदद हुआ भाई? क्या मेरे पॉइंट समझ रहे हो? अब हम बोले कि हम आपका मदद करेंगे, बस तुम एक काम करो, अंगूठा लगा दो अपना ये जमीन पर और जो अपना जमीन यहाँ रख दो, अब हम तुम्हारा मदद करेंगे, इस तरीके। ये मदद नहीं हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक का मेन थीम है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई रखता नहीं है उसके पास। इसलिए अगर सुनो इधर, कितना बेकार लगेगा कि भारत ने अपना जीसेक वर्ल्ड बैंक को देकर पैसा लिया है, तो कितना बेकार, सुनो, सुनने में कितना बेकार लगेगा। क्या मेरे पास समझ में आ रही है? तो लॉजिक क्या है कि वर्ल्ड बैंक हो और भी जितना भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे जो लोग भी पैसा देते हैं, यूनिसेफ पे, सब ये सबका उस तरीके का मेंटालिटी नहीं रहता है कि हाँ आप कुछ दो और उसके बदले हम देंगे। उसके लिए एक ऑर्डर ही काफी होता है, एक मेमोरेंडम ही काफी होता है। और इंडिया के मेमोरेंडम में कौन साइन करेगा? प्रेसिडेंट। मेन तो प्रेसिडेंट ही होता है और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही सारा होता है। तो नरेंद्र मोदी इधर पैसा घुमा दिए, लेकिन जब कुछ होगा तो पकड़ा किसका गर्दन जाएगा? प्रेसिडेंट का। और द्रौपदी मुर्मू स्ट्रांग है थोड़ा। तो लॉजिक क्या है कहने का कि प्रेसिडेंट एक साइन करके दिया मेमोरेंडम, बाकी काफी है यार। बड़े लोग ने बोल के एक बार प्रेसिडेंट किसी देश का बोल रहा है कि हम ये चुकाएंगे और लिखित में दे रहा है, तो फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों रखेगा? कुछ बुझा रहा है? तो कभी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह बाहर देश में कभी भी दांव पर नहीं लगाया जाता है। अलग अलग चीजों के लिए, जैसे मान लो किसी थर्ड पार्टी से हमने लिया, किसी थर्ड पार्टी से, जो इसका काम ही है कि हम तुमको पैसा देंगे, उसके बदले हमको एक सिक्योरिटी चाहिए, तो वो अलग बात है। लेकिन सर उसमें भी देश का इज्जत मतलब नहीं रखा जाएगा साख से। उसमें भी आरबीआई को बोला जाएगा कि तू एक सोना उसको दे दे, तो सोना उसको इतना दे और सोने के बदले पैसा ले। जैसे मनमोहन सिंह के समय हुआ था, मनमोहन सिंह ने सोना गिरवी रखकर और उसके बदले पैसा लाए थे, और उसके बदले जो पैसा लाए, जिसका हमारा तेल उस समय का बहुत, अरे आपको अभी समझ में आ रहा है, लेकिन आज से 5-10 साल, वही ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, उस समय तेल का इतना हाहाकार मचा हुआ था, प्राइस का शॉर्टेज भी था और देश एकदम अपने चरम सीमा पे डेवलपमेंट पे था। तो मनमोहन सिंह का वो बहुत अच्छा कांड हुआ, जो सोना मतलब जाकर रखकर, जो गिरवी रखकर उसके बदले पैसा जो लाया, उस पैसा से बहुत इकोनॉमी बूम अप हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम सोना रख सकते हैं, कोई और चीज रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखना ये वही बात होगा कि हमारा सोवरेनिटी को दांव पे रख लेना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हाँ नहीं रखेगा। और हर गवर्नमेंट जो पैसा देता है उसका पॉलिसी भी अलग अलग है। नेक्स्ट है बैड लोन। बैड लोन का मतलब आपको पता ही है, पैसा लेके वही भगोड़ा वाला जो बात अभी कर रहे हैं। एक शब्द मैंने आपको बोला था एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक बार बार बोलता है बैंक वाला कि एनपीए घोषित हो गया है, एनपीए घोषित हो गया है, एनपीए चल रहा है। तो एनपीए का मतलब वही है कि पैसा बैंक वाले से आप ले लिए और उसका कुछ चुकाए नहीं और भाग गए। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा जो चीज एसेट जो अब परफॉर्म नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल विजय मल्ल्या, उन्होंने पैसा दिया, पैसा देके भाग गया। और आप देखो, आप लोग में से बहुतों को लगेगा कि क्या पकड़ नहीं सकता? अरे पकड़ सकता है सरकार, गवर्नमेंट पकड़ सकता है, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकता है। अभी बताऊंगा अभी आपको, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, वो मसाला टाइप होता है। जो यूट्यूब पे मुझे अगर व्यूज बढ़ाना हो तो हम मसाला बना के खूब हम कमा सकते हैं व्यूज, उस टाइप का। लेकिन यूपीएससी के लिए जरूरी ज्यादा नहीं है। बस ये मामला है। देखो क्या मामला है, मामला ये है, विजय मल्ल्या बड़ा तेज आदमी, तभी तो इतना चुरा के भागा हुआ है और आराम से अपना ऐश मौज काट रहा है। वो पकड़ाता नहीं हरामखोर, पकड़ाया तब जब अपनी एम्प्लॉय को पैसा देना बंद कर दिया उसने। स्टाफ को पैसा ही नहीं दे रहा, बोला कि हमारे पास पैसा ही नहीं है किंगफिशर के पास। और बर्थडे मनाने के लिए सर कहां से विदेश से बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े रैप स्टार, बड़े बड़े सबको मंगाया जा रहा है, और वो करोड़ों खर्च करके। तो अब स्टाफ सबको लगा कि हरामखोर, हम लोग के पास, मतलब हम लोग के लिए पैसा नहीं है इसके पास, और इसको अयासी के लिए पैसा है। तभी विजय मल्ल्या कांड किया, नहीं तो विजय मल्ल्या पकड़ में आता भी नहीं। मेन उसका वो अयासी उसको लेकर डूब गया। कुछ बुझाया? तो नियम क्या है कि अगर बैंक वाला बोल दिया है तो बैंक वाला आपका सारा प्रॉपर्टी बिना आपसे पूछे जो इंडिया में सब जब्त कर लेगा, ए टू जेड। उसको सुप्रीम कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं, इतना बैंक के पास ऑलरेडी पावर है। क्या समझ पा रहे हैं? दूसरा, अगर विजय माल्या को उसका घर गिरवी रखा जा रहा है और भी चीज, तो उसमें 2-3 तरीके के नियम है।
अमाउंट पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट लिया, मान लो 500 करोड़ ले लिया, 100-200 करोड़ ले लिया, इस टाइप का अमाउंट है। तो बोला गया कि 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा कि 2 महीना में आपको जो है बताना है, या तो पैसा चुकाइए और नहीं तो आपका पूरा चीज गिरवी रखा जाएगा। और उसमें एक और ऑप्शन है कि विजय मल्ल्या चाहे तो बैंक में जा सकता है, मतलब बैंक इन द सेंस कोर्ट में, बहुत सारा कोर्ट है, 2 कोर्ट है, ट्राइब्यूनल कोर्ट। अब जो कोर्ट है उस कोर्ट में ये नियम है, ध्यान से समझना, कि जैसे ही आप जाओगे उसका फीस इतना ज्यादा है, मान लो उसका फीस जैसे है कि पहला बात उस कोर्ट में वही जा सकता है जिसका मान लो 200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला वाला मामला हो, इस टाइप का मामला हो। अब 20-20 रुपए वाला पहुंच जाएगा तो कोर्ट का मामला समझ पा रहे हैं, मर जाएगा कोर्ट। और उस कोर्ट में क्या नियम है देखो, उस कोर्ट में तभी विजय मल्ल्या जा पाएगा जब जितना का मामला है उसका 50% पैसा जमा करना होगा उस कोर्ट में लड़ने के लिए उसको। तो विजय मल्ल्या के पास अगर इतना ही पैसा रहता तो कोर्टवा में क्या ले जाएगा। अब विजय मल्ल्या ने 500 करोड़ का घोटाला किया है और 500 करोड़ का बैंक वाले उस पर चैलेंज किया है, तो विजय मल्ल्या चैलेंज कर रहा है अगर बैंक को और उस कोर्ट में, तो कितना 250 करोड़ उसको पहले देना पड़ेगा पेमेंट। वो कोर्ट का नियम ही ऐसा ही रखा गया है कि हरामपुर भगोड़ा सबको जो काम करना है ना उस तरीके का मामला नहीं उठा देना है। कुछ समझ में आ रहा है। तो आप जानबूझ के देखो, बैंक जानता है कि विजय मल्ल्या क्या करेंगे, जानते हो विजय मल्ल्या को पता है कि कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाके मामला फंसेगा। अब मामला फंसेगा तो मुझे बताओ, कोर्ट में एक दिन में डिसीजन होगा, कुछ जो टाइम लगेगा। अब वो खींचते चला जाएगा, तब तक विजय मल्ल्या को टाइम मिल रहा है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। अब मामला जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, ना रेंट भरना है ना उसको ब्याज देना, कुछ नहीं। तो विजय मल्ल्या जान उसके पेच 1-2 बार फंसा दिया कि अब घिसते रहो घिसते रहो। अब बैंक वाला परेशान है कि ना इधर का पैसा हो रहा है ना उधर का, कुछ ऊपर से केस लड़ने में पैसा जा रहा है, वो भी जा रहा है। कुछ मुझे मतलब सोचो, अपना पैसा आप दिए, आपके पैसा पे कोई अयासी कर रहा है और अपना ही पैसा लेने के लिए पैसा लगा रहे और टेंशन में, तो इतना बड़ा फायदा बैंक तो नहीं है। तो बैंक वाले ने इसलिए उसको अलग तरीके से गिरा। दूसरा, उसके बाद विजय मल्ल्या का बहुत सारा संपत्ति भी जब्त किया गया, और मैं आपको लिख के दे देता हूं, फिर ऑन कैमरा बोल रहा हूं। 1 साल के अंदर आप देख लीजिएगा 2 लोग का हाल इतना बेहाल होने वाला है कि जिस तरीके से एक और रिलायंस के कंपनी जो कुछ दिन पहले मैंने बताया था, याद है? नहीं, एक और कंपनी जिसने इतना बड़ा एयर इंडिया और उस तरीके का फ्लाइट का कंपनी जो अभी बुरा हो गया था, जो मैंने बोला था कि जेल में उसकी हालत खराब हो गई और उसका बीवी जो है अलग कैंसर से प्रभावित है, बेटी कहीं अलग मरे, और उसको लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि ठीक है इनको मिलने दिया जाए अंतिम दौर में। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ वैसा ही हाल हो जाएगा। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जो तुमने किया है, मैंने क्या बोला, उसके वजह से तो हमारा पैसा सब कुछ आ रहा है। और कितने गरीब लोग मरे, कितने स्टाफ लोग मरे। अभी तू अरे बैड बैंक अभी बताया तो था, तो बैड बैंक की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि विजय मल्ल्या पैसा लेकर भाग गया है और उसकी भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रहा है। तो गवर्नमेंट कहां से दे रहा है? हमारा ही आपका पैसा तो दे रहा है। तो सर बहुत लोगों का ये सब जो है ना टसन नहीं रहने का, बहुत लोगों का लाइफ चला जाता है। तो लॉजिक क्या है कि विजय मल्ल्या उस बैंक में सॉरी उस कोर्ट में बहुत बार अप्लाई करने की कोशिश किया, लेकिन कोर्ट का फीस इतना हिसाब से है कि जितना वो देगा उतना सोचेगा उतना, तो कुछ बैंक को दे देंगे तो थोड़ा राहत मिल जाएगा। तो इस तरीके का मामला हो सकता है। ठीक है जी। तो ये सब जो है थोड़े से मसाले वाला टाइप होता है, मसाला और बता के क्या ही करेंगे, है ना, बात खत्म। अब एक होता है, देखो ध्यान से, सिक्योर लोन और एक होता है अनसिक्योर लोन। मुझे खुद सोच के बताना आप, सिक्योर मतलब क्या है? सुरक्षित। क्या सुरक्षित? सुरक्षित। तो बैंक वाला सुरक्षित लोन देना चाहेगा कि असुरक्षित लोन देना चाहेगा? सुरक्षित लोन मतलब कि आपका स्टाम्प पेपर, आपका जमीन का कागजात रखेगा और तब आपको लोन देगा, ताकि आप भागे तो जमीन पर जाके वही खेत जोते और फिर वहां टमाटर मटर बो दे। अरे है ना। तो लॉजिक कहने का मतलब क्या है कि बैंक वाला ज्यादा प्रेफर किसको करेगा? सिक्योर लोन। अरे है ना। अब क्वेश्चन घूम गया, क्वेश्चन दूसरे से घुमाया। अब जब सिक्योर लोन बैंक वाला प्रेफर करता है तो फिर ये कांड होता क्यों? मतलब अगर बैंक वाला सब कुछ देखी के कर रहा है, फिर भी एक आदमी तो नहीं किया ऐसा। अरे बहुत लोग कर लिया। विजय मान लिया तो सर सबका लीडर निकला। एक बार वो निकला, उसके पीछे नीरव मोदी आया, मेहुल चौकसी आया, फिर और भी कांड आया, सब करके निकलना शुरू कर दिए। तो लॉजिक क्या है, अगर एक बार हो रहा है तो मामला मान सकते हो, लेकिन यहाँ तो सर हर साल 2 साल 5 साल पे कोई ना कोई आ रहा है, लूट के निकल जा रहा है। तो इसके पीछे अनसिक्योर लोन वाला जाना जरूरी है। तो एक पॉइंट लिखो, सिक्योर लोन, सिक्योर लोन, और बगल में लिखना अनसिक्योर लोन। एक तरफ सिक्योर लोन लिखना, दूसरी तरफ अनसिक्योर लोन। लिख लिए? इसमें 1-2 छोटा छोटा पॉइंट लिख लो। बाकी मुझे बताओ, सिक्योर लोन में कोलैटरल रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। तो लिखो कोलैटरल, कोलैटरल चाहिए।
ठीक है। और दूसरा अनसिक्योर्ड लोन में लिख रहे हैं ना, कोलैटरल फ्री लोन, कुछ गिरवी नहीं रखना है, कोलैटरल फ्री लिख लिए। अब मैं आपसे कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछता हूं, बताना आप ही। कितने लोगों को सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का थोड़ा बहुत लॉजिक आइडिया लग गया आपको? अब मैं एक बात पूछता हूं, सिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा कि अनसिक्योर्ड का ज्यादा होगा? पहले सोच लेना, ऐसे मत बोल देना भक्त से। एक बार में बोलना तो बोलना, समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं कि सिक्योर लोन का जिनको लगता है इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा हाथ खड़े करें, जिनको लगता है अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट ज्यादा होगा वो हाथ खड़े करें। पक्का सोच लेना, फिर बाद में मत बदल देना। तो आपको समझ में आ ही गया, तो पॉइंट आसान हो गया भाई। सिक्योर लोन में इंटरेस्ट रेट सीधा सा बात है, बैंक वाला कम कर देगा क्योंकि कहां भाग के जाओगे। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में तो भाई सीधा सा बात है कि हाई इंटरेस्ट रेट रखेगा रखेगा, क्योंकि ऐसा ही अनसिक्योर्ड है। अब जैसे आपको किसी ऐप ने पैसा दे दिया तो आपसे कुछ लिया ही नहीं। अरे भाई आपसे आधार पैन लिए को बात बता रहे हैं, उसके अलावा कुछ थोड़ी ना लिया आपसे। आधार पैन लेके क्या ही कर लेगा वो? और मान लो घर पे आप भी 20-25 आदमी को लाठी लेके खड़ा करा दिए को बात बता रहे हैं, तो उससे क्या ही कर लेगा वो तो एड्रेस जान के भी फोन करके, कुछ लोग इतना बेशर्म होते, कितना भी गाली दे लो, हाँ हाँ सुनते रहेंगे, 10 रुपये देंगे, लेकिन पैसा नहीं देंगे। तो लॉजिक क्या है? उसने आपसे कोई गिरवी रखा क्या? नहीं। तो उसका इंटरेस्ट रेट ऐप वाले का ज्यादा होगा कि बैंक वाले का ज्यादा होगा? ऐप वाले का, क्योंकि ऐप वाला इसलिए आपसे 32%, 35% इतना ना ब्याज लेता है। लेकिन कुछ लोग ना क्रेजी होते हैं लोन लेने के लिए, समझ में आता है? क्रेजी टाइप आदमी होते हैं, कुछ भी मिल जाए सब सब जगह ले लेंगे। कुछ लोग नहीं देखे हैं, कुछ लोग लोन लेने में बड़े मास्टर टाइप के आदमी होते हैं, कर्ज लेने में जो मिल रहा है वो ले लो, कितना प्रतिशत बोल रहा है वो देख नहीं रहा, कितना दे दो, 1 लाख ब्याज 32 दे दो, क्योंकि कुछ क्रेजी टाइप के आदमी होते हैं। कुछ जो होते हैं वो लोन लेने का पता नहीं सनक ही होता है, उस टाइप का काम करते हैं। तो लिखिए हायर इंटरेस्ट रेट कहां पे? अनसिक्योर्ड लोन में हायर इंटरेस्ट रेट। रिस्क हाई किस में है? रिस्क हाई किस में? अनसिक्योर्ड में कि सिक्योर्ड में? अनसिक्योर्ड में। तो हायर रिस्क है तो हायर इंटरेस्ट रेट अनसिक्योर्ड में, और सिक्योर्ड में लिख लेना लोअर इंटरेस्ट रेट। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अनसिक्योर्ड लोन वाले को ज्यादा दिन के लिए दिया जाएगा कि कम दिन के लिए दिया जाएगा? कम दिन के लिए, कि भाई कम से कम पहले लौटा दिए रहे। तो सर उसमें लिखिएगा, अनसिक्योर्ड में लिखिएगा शॉर्टर पीरियड, जल्दी से, मतलब लघु अवधि के लिए कि दीर्घ अवधि के लिए? लघु अवधि के लिए। और इधर लॉन्गर पीरियड के लिए इधर। ठीक है जी। भाई ये मत जानना, ये पूछ क्या क्या बोले इंटरेस्ट, हाँ वैसा ही मान के चलना। ठीक है भैया, उसमें मत जाना प्रभु, ये मतलब अलग अलग चीजें होती हैं, उसमें नहीं जाना। बस हाँ आप जो सोच रहे हो वही सही सोच रहे हो, इतना मान के चलो। हम इसलिए बोलिए सही सोच रहे हो क्योंकि क्वेश्चन कहीं पूछना नहीं है और आईएएस में जाना जरूरी नहीं है, तो इसलिए जो है वो सही है, बस दिमाग में रख लेना। ठीक है, मतलब जनरली 100 पे क्या बीच में इसका आदत छूटेगा। अच्छा सैकड़ा, हाँ तो भाई ये देहाती वाला क्यों काम कर रहे हो? ये सैकड़ा पे 2 रुपया दिया, सैकड़ा पे 5 रुपया, गजब वाला। जैसे पूछेगा यहाँ से कितना दूर है, गाँव का लोग कहेगा 2 कोस बस। अब जिसको नहीं पता है मान लो अरे बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, अब सर दूर से अब आ रहे हैं, रास्ता भूल गया, पूछेगा भाई साहब यहाँ जाके बस कितना हो ही लगभग जाइए ना, बस 4 कोस हुआ। अब मान लो 4 कोस बोला, इसको कोई घंटा समझ में नहीं आया 4 कोस क्या है, तो ये सर 4 को 1 किलोमीटर में हिसाब से लेके चल लेते हैं, कहते 4 किलोमीटर। लेकिन जब आगे जाते तो पता चलता है भाई ज्यादा है, 1 कोस में कितना किलोमीटर, तो लगभग अब भाई देखो ए में मार्केट कर लो और ये उसके बाद डिसाइड करना कि 3 होगा कि कितना होगा। तो देखो अलग अलग जो है पैमाना है भाई। आपको अगर कोस समझ में नहीं आता है तो किलोमीटर समझ के रखिए बाकी लड़ाई पीट मत करिएगा। इधर देखो, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि बैंक वाला जो लोन देता है वो इंटरेस्ट रेट पे भी 2-3 अलग अलग टाइप होते हैं, तो पहले लिख लो ये वाला, उसके बाद हम आगे आज बढ़ते हैं। लिखो टाइप्स ऑफ लोन्स, ये सब जरूरी है भैया, ध्यान रख लेना। लिख लिए जोर से बोलो ना। तो एक लोन लिखना फिक्स इंटरेस्ट लोन, फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन लिख लिए। दूसरा लिखना
फ्लोटिंग इंटरेस्ट लोन, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग इंटरेस्ट लोन, फ्लोटिंग इंटरेस्ट लोन हो गया। तो एक हो गया फिक्स, दूसरा कथी हुआ फ्लोटिंग। बस अब इसको समझने वाली बात क्या है, कुछ नहीं है, बताया हुआ है, लेकिन ये शब्द घुमा लेता है तो दिमाग में खराब हो जाता है। मैंने एक दिन बोला था कि कभी कभी आपको जो इंटरेस्ट ब्याज पे दिया गया, मतलब जो लोन दिया गया है ब्याज पे, वो अचानक से कुछ साल बाद बोल दिया जाता है कि अब इसका ब्याज ज्यादा लगेगा, क्योंकि कुछ CRR, रेपो रेट, इस सब में उछल कूद होता है, तो बैंक वाला ऐसा कर देता है। समझ में आया मेरी बात? लेकिन कुछ ऐसे भी लोन होते हैं कि जो दे दिया गया सो दे दिया गया एक बार में, अब चाहे जो हो जाए वो लोन आपको उतना ही देना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिक्स इंटरेस्ट लोन में जितना दिन तक है उतना दिन तक कोई भी कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन फ्लोटिंग में चेंज आगे बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके का कांड जो है हो जाता है। तो याद रखिएगा, फिक्स वाले में सिंपल, जिसमें लोन इंटरेस्ट क्या हो, फिक्स हो, लेकिन फ्लोटिंग में क्या हो कि सर वो अलग अलग नए नए चीज कर दिया जाता है। एक और लिखना उसमें, टीजर लोन, ये पूछ लिया था प्रीलिम्स में, ये पूछ लेता है टीजर। अब TEASER, हाँ हाँ, इंटरेस्ट रेट नहीं नहीं, बात इंटरेस्ट रेट की हो रही है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि जैसे मैंने बोला कि 3 लाख रुपए आपको कर्जा दिया, और मैंने बोला कि 3 लाख रुपए पे मैं आपसे 7% ब्याज लूंगा, 7%, ठीक है। लेकिन आगे चलकर मैंने बोल दिया कि नहीं, अब 3 लाख रुपया है, 3 लाख का 7% कुछ हुआ होगा, अब आपको 3 लाख का 7% जगह 3 लाख का 8% दिया जाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो लोग उल्टा सीधा घुमा लेते हैं। तो फ्लोटिंग हो गया, और जब एक साथ रहे तो फिक्स्ड हो गया। अब एक टीजर लोन दिख पा रहा है, तो टीजर, अरे लिख लेना टीजर लोन में एक पॉइंट, इट इज अ टाइप ऑफ, ये लिख लो, ये जरूरी है, ये इतना आसान शब्द है ना कि इसमें अपना लोग बिरबल का खिचड़ी पकाते हैं। टीजर मतलब लोग टीज करना है, टीज करना मतलब क्या होता है, जैसे मजाक उड़ाना या उस तरीके का, किसी को चिढ़ाना, खुश। बट यह मामला अलग है, जब नहीं पता होता है तो दिमाग ना बड़ी खुरपाती खुरपाती आंसर दे रहा होता है। समझ में आ रहा है? और आदमी खुश भी हो रहा होता है, अरे गजब दिमाग चलता हमारा, असमझ एकदम खुश हो रहा होता है कि क्या मेरा दिमाग चल रहा है। एग्जाम में होता है, बहुत बार होगा, गलत ऑप्शन हम माने, लेकिन कहेंगे वाह अरे तुम तो मतलब गर्दा उड़ा दिया, और बाद में चलता है कि बताइए क्या होता है उसके बाद। तो लिख लीजिए टीजर लोन, लिखिएगा, इट इज अ टाइप ऑफ फ्लोटिंग लोन, लिख लिए, in which low interest rate in the initial period, low interest rate in the initial period, but afterwards higher interest rate, is imposed, higher interest rate is imposed. अब आपसे मैं पूछूं कि फ्लोटिंग में और टीजर में क्या फर्क है? शुरुआत में जो है, अब फ्लोटिंग में कभी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। हाँ, वेरी गुड। तो सिंपल सा बात है, फ्लोटिंग में बोला कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन टीजर में फिक्स है कि शुरुआत में तो कम ही होगा, लेकिन बाद में क्या होगा। अब देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या घुमाया, और कितना मस्त क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें नाम दे रहा है, एग्जाम्पल में एकदम नाम दे रहा है, क्या ध्यान से समझना, कि यू आर राम एंड यूर वेडिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड, ध्यान से समझना, शादी फाइनलाइज हो चुका है, एंड नाउ आपके पास जो है कम पैसा है, और उसके बाद फिर ये बोलना शुरू कर दिया आगे कि अब नाउ वी विल टेक विच टाइप ऑफ लोन, और इधर 4 टाइप का लोन दे दिया, फिक्स दे दिया, फ्लोटिंग दे दिया, फिर आपको टीजर दे दिया, फिर ये फलना नहीं आना। कुछ बात समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताओ, ऐसा कौन आदमी होगा जो आपको बोले, अगर बैंक वाला क्लियरली कि शुरुआत में तो 7% होगा, लेकिन 5 साल के बाद इसको 10% होगा, कोई लेने वाला है? बहुत कम लोग लेगा। किस टाइप का आदमी लेगा? जिसको इमीडिएट जरूरत है, चाहे वेडिंग प्लानिंग वाला, चाहे किसी ने घर गिरवी रखा हो, अरे उस टाइप का आदमी ले लेगा कि कम से कम लेके इधर चुकाते हैं, यस और नो? तो ज्यादातर इसलिए वेडिंग इसलिए वर्ड दिया कि वो बोलना चाहता है कि टीजर लोन में जाएगा। तो ज्यादातर लोग जिनको बहुत इमीडिएट जरूरत है ना,
वही लोग टीजर लोन लेना पसंद करेगा। नहीं तो कौन आदमी पसंद करेगा कि शुरुआत का 7%, वो लुभावने होते हैं, बैंक वाले के लिए लुभावना होता है कि बैंक वाला लुभावना देते कि अभी आइए, और जानते हो क्या लिखता है, मात्र 7% पर ब्याज लेके जाइए। अब अंदर जाइएगा, आप समझ में आ रहा है, जैसा लिखा रहता है बाई 1 गेट 2, और बोला था 100 रुपए में 12 जोड़ा मोजा लेके जाइए, बोला भी था एक दिन आपको, नहीं बोला ना, लाल किले में मिलता है, सदर बाजार में मिलता है, चोर बाजार में मिलता है, वहां पर दिल्ली में मिलता है, एकदम धूमधाम से जाइए आप, चांदनी चौक मार्केट जहां जाना है, सदर बाजार, हर जगह। तो 100 रुपए में 12 जैसी बोलता है, दिमाग में एकदम आ जाता है, इंडिया में क्वांटिटी की क्वालिटी, क्वांटिटी समझ में आ रहा है। लेके गया तो देखा कि जवाहरलाल नेहरू जो मोजा पहनी तो वही मोजा आपको दे दिया है। मतलब जवाहरलाल नेहरू कोई एक आदमी का नाम थोड़ी हो सकता है, और भी तो नाम होंगे ना किसी का ना किसी का। कोई समझ में आ रहा है? तो भैया सस्ता के चक्कर में नहीं पड़िएगा, पहले बता देते हैं। तो बैंक का एंट्री करते हैं, बैंक वाले बोल देते हैं हाँ 7% मिलेगा, वो बताता ही नहीं है कि आगे चलकर बढ़ेगा, और जब अचानक से बढ़ जाता है तब वो दौड़ दौड़ के आएगा बैंक में कि कॉलर वाला तू ऐसे ऐसे अब बढ़ा दिया। तब बैंक वाला जानते क्या करेगा, बैंक वाला आपसे फॉर्म बहुत सारा भरवाते हैं एट द टाइम ऑफ ओपनिंग योर अकाउंट। जब आप अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो ऐसा लगे कि सर आप जो है ना महाराजा कहीं क्या, इधर साइन कर दीजिए, इधर साइन कर दीजिए, आपको फीलिंग आ रहा है, लेकिन उसका टर्म्स एंड कंडीशन कोई पढ़ता है क्या? कोई नहीं पढ़ता है। तब बैंक वाला दिखाएगा, देखिए भाई कॉलम 3 के नीचे का इतना छुट के पड़ी, अब उसमें नीचे लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन कि सर हम बढ़ा सकते हैं, और उस समय आप कुछ कर भी पाएंगे क्या? नहीं कुछ कर पाएंगे, कितना भी चिल्लाइएगा लेकिन पैसा देना ही पड़ेगा आपको। तो टीजर लोन वो लेता है जिसको बहुत इमीडिएट जरूरत हो, और उसको इस बात का फर्क ही ना पड़े कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चुकाएंगे तो चुकाएंगे, देखेंगे जैसा। और क्रेजी टाइप का आदमी तो नहीं लेगा, उसको तो जैसे दिखेगा लोन मिल रहा है बस खुश जाके ले लेगा वो। तो टीजर लोन याद रखिएगा, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, लिख लो 2011 का। हाँ नहीं, यही तो मेन प्रॉब्लम है ना। देखो ऐसा तो है नहीं, आप कॉमन सेंस सोचो, ऐसा तो है नहीं कि बोला 7%, उसके बाद एक बार बोल दिया कि 215%। भाई वो भी एक लिमिट तक ही ले जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब आदमी को मार ही देगा। बैंक मारने के लिए लोन थोड़ी दे रहा है। जैसे मैंने बोला था कि CRR 4% से बढ़ाया जा सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि 100% कर दिया जाएगा, वो तो कॉमन सेंस का बात है, उतना क्या अंदर जाना है, और अंदर जाना है तो और डूबा लगाना है। 2011 में लिखो क्वेश्चन है, वाई लिखेगा। अच्छा एक क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, PDF तब बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो उसको टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, आगे चलते हैं। 2 बार रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन, 2011 2021। चलिए NPA बताया था अभी थोड़ी देर पहले, NPA का फुल फॉर्म क्या था? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वैसा पैसा जो आप लिए और लेके भाग गए, कुछ समझ में आ रहा है? पैसा लिए, पैसा लेके भाग गए। एक शब्द लिखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आज इतना ही करेंगे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। पता नहीं लाइट क्यों डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है देखते हैं। हाँ इसका मतलब है कि कुछ काम जो है 10 बजे के बाद हो रहा है, तो धीरे धीरे हम लोग ना टाइम को कम कर लेंगे उस हिसाब से, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लिख लिए जैसे बोलो ना। सॉरी मैंने बोला था सिर्फ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हाँ हाँ वो क्वेश्चन मैंने बोल दिया आपको। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लिख लिया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के शब्द को तोड़ो जरा, अपने अपने मन से तोड़ो कि क्या हो सकता है। इंटरेस्ट है, कवरेज है और रेशियो है। अगर थोड़ा सा तोड़ना चाहो तो आराम से तोड़कर बना सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा एक जॉम्बी शब्द सुने आप लोग? जॉम्बी क्या होता है? जॉम्बी देखो, जॉम्बी का सिंपल मीनिंग है आदमी भले ही मर चुका है लेकिन उसको बस खाली खून चाहिए। अरे बहुत सारा नहीं देखते हैं, बहुत सारा मूवी देखे होंगे आप लोग, उस मूवी में देखे होंगे वो गोली मार रहे हैं, वो ऐसा ही आदमी क्या है उस तरीके का। तो जॉम्बी टाइप का आदमी जो होता है बड़ी अलग टाइप का आदमी होता है। हाँ मतलब जो है, अब आप लोग मूवी में जितना है, बहुत सारा हॉलीवुड मूवी में ज्यादातर जॉम्बी का प्रयोग किया जाता है। अभी तक बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे मूवी है जिसमें जॉम्बी दिखाया गया है, बाकी हॉलीवुड में खूब जॉम्बी रहता है, समझ में आ रहा है। तो एक जॉम्बी लोन भी होता है, वो पूछ दिया था इसलिए मैं लिखवा ही दे रहा हूँ, सोच के लिख लो वहीं पे, चूंकि इसके पहले इसको काट के लिख लो, जॉम्बी लोन। लिख लिए? डेफिनेशन इसका आगे कराऊंगा। चलो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसको समझते हैं, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है।
लिखिएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। इधर देखो, अगर बैंक वालों को पैसा बहुत मिल जाए, ध्यान से समझ लेना, ये आसान है, इस पर क्वेश्चन 2020 में पूछा था इसलिए बताना पड़ रहा है, लेकिन मजेदार भी है। बैंक वाले को अगर मान लो आदत लग जाए लोन नहीं देने का, जैसे आपको आदत लग जाए कि खा के खाली सोना है, मतलब पढ़ने की आदत मतलब खत्म हो जाए, है ना, तो बर्बाद होना तो तय है। तो बर्बाद होने से बचाने के लिए दो आदमी होते हैं, मतलब एक मम्मी पापा तो है ही, तो दोनों आदमी को मैं पेरेंट्स काउंट करके एक आदमी में काउंट कर लेता हूँ, जो पेरेंट्स जो है, हाँ समझ में आ रहा है, और दूसरा हम ही। तो सर क्या है लॉजिक, ये है कि मतलब ये दो आदमी जो है इतना गरिया गया, इतना गरिया जा रहे, नीच कहीं का, शर्म बेशर्म, तुमको शर्म नहीं आता, तुम वो था जो 10th में टॉप किया था और आज तुमको मतलब भूल गया अपने आप को तुम्हारा क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरीके का आदमी होता है। तो पेरेंट्स का डांट और टीचर का डांट में एक ही दो फर्क होता है कि पेरेंट्स जो है उसके बाद फिर हाथ मुंह का लात उसका चल सकता है, कुछ टीचर्स उसका भी प्रयोग कर लेते हैं, कुछ टीचर्स प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन मतलब मेरे जैसे टीचर तो प्रयोग नहीं करे। आप समझ में आ रहे हैं क्यों प्रयोग करना है फालतू में। लेकिन हाँ, अगर कभी कभी उस तरीके की जरूरत पड़े और आप बोले कि नहीं सर मार दीजिए हमको मारिए, तो वे सौभाग्य प्राप्त हो ऐसा मिल जाए तो अपना पूरा वर्कआउट जो है वहां हो सकता है। लेकिन यही दो आदमी है जो आपके पूरे दिमाग और नर्वस सिस्टम को ठीक ठाक लाइट पे ला देंगे, इसलिए इस दुनिया में यही दो लोग जरूरी है। तीसरा जो लोग है उनका जरूरी हर जगह पे नहीं पड़ेगा आपका, वो बहुत लाइफ के एक फेज के बाद आता है, समझ में आ रहा है। बाकी ये दो लोग बड़ा काम करते हैं, इसलिए लाइफ में दोनों लोगों का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा ये कि सर जब कभी अगर आपको बैंक इस तरीके से काम करने लगे कि जब नहीं कुछ कर रहा हो और बैंक को उसके बावजूद भी उसको कुछ मिल रहा हो इंटरेस्ट, जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें एक बार बोला था क्या कि बैंक वाला अपना पैसा रख दिया और उसका कुछ ना कुछ ब्याज आरबीआई दे ही रहा था उसको, अरे याद है। तो बैंक वाला सोचता रिस्क काहे ले लें, तब उसने जानबूझकर रेपो रेट इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि बैंक वालों का उसका नुकसान होने लगा। तो बैंक वालों को लगा कि हमको डिपॉजिट में नहीं रखे कोई फायदा नहीं, हमको लोन देना ही पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से काम जो है किया जाता है। इंटरेस्ट जो क्या लिखा है मैंने, टॉपिक क्या लिखा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, परफॉर्मिंग नहीं होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा। तो एक पॉइंट लिखे और उसके बाद फिर हम इसको समझते हैं, आपको जो पीडीएफ भेजूंगा उसमें आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, विजय मल्ल्या को अब कोई लोन देना चाहेगा क्या? कोई भी। लेकिन एक एक चांस भी तो है कि विजय मल्ल्या अगर इंडिया छोड़ के भाग गया विदेश में, तो वहां का लोग के तो विजय मल्ल्या कौन है पता नहीं है। मैंने एक बात बता रहे, उनको तो नहीं पता कि क्या कांड करके यहाँ से गया है। अरे पता है नहीं, इसलिए हमने एक अलग सिस्टम बनाया और वो ट्रैक रिकॉर्ड बनाया कि इसके बाद से वो ट्रैक रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में वो शेयर होगा। जैसे आपका है, आप गए आज कल पढ़ने गए अमेरिका में, आपने लोन के लिए अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल आप अमेरिका में पढ़ने के लोन के लिए अप्लाई किया, तो उसके पास पूरा डिटेल है कि आदमी जो आया है कितना लोन चुका है कितना लोन नहीं चुका है। तो अब डिटेल है, पहले ऐसा नहीं था। इसलिए विजय मल्ल्या इंडिया को तो चूना लगाया सो लगाया है, वहां भी जाके चूना लगाया। समझ में आ रहा है, चूना लगाने वाले लोग ही होते हैं, जहां मन वहां जाकर चूना लगा देते हैं। तो लॉजिक क्या है, वहां भी चूना लगाया, लेकिन सर क्योंकि उसको पता था यहाँ का पुलिस सिस्टम की तरह काम नहीं है, वहां का पुलिस सिस्टम अलग काम करता है। और वहां का सर अमेरिका और उस तरह का पुलिस सिस्टम इतना तगड़ा है कि हर किसी के घर में अलार्म लगा हुआ है। हर किसी के घर में अगर एक बार आपने अलार्म बजाया ना, पुलिस आपके सामने तुरंत एकदम रोबोट की तरह प्रकट हो जाता है। और स्पेशली जो महिलाएं अकेले रहती है उनके घर में एक एक्स्ट्रा अलार्म होता है, और उसने उसको दबाया तो फटाक से। तो वहां पे इतना टाइट पुलिस है, इतना टाइट सिस्टम है कि अमेरिका के जेल में कभी भी भाग मतलब जाना मत। आप समझ पा रहे, जेल में अगर गए आप मामला खत्म। वहां का सिक्योरिटी सिस्टम और पुलिस इतना टाइट है। इंडिया में 112 पे फोन करते रहिए, 112 नंबर जानते हैं ना, हेल्पलाइन नंबर, 112 पे करिए फोन। पहले तो पता पूछ रहे कहां से बोला था नहीं सर, उसको पहले तो बिजी बताते रहता है आपका लाइन में है, आप लाइन में, कभी ट्राई करके देखना 112 पे। उसके बाद जैसी फोन उठा पूछो कहां से बोलते हैं, मान लीजिए आपने पता दिया ये फलाने जगह क्या भेलवा। अब सर इतना देर अगर आदमी को जो फंसा हुआ है जो मामला है, इतना देर बताने में उसको इतना टाइम लगेगा। मान लो उसको किसी ने किडनैप करा है या किसी पे किया है, इतना कहां से बता पाएगा वो। 2 मिनट के लिए टाइम मिला उसमें क्या बता पाएगा वो। और वहां पे सर सिर्फ ऐलान का खेल है, बाकी और कुछ नहीं। 1 मिनट किया पुलिस पहुंच गया। तो वहां का इसलिए लोन उनमें ज्यादा घुमा फिरा नहीं सकता है वो, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे मारेगा कम दौड़ेगा ज्यादा। और इंडिया में क्या है, क्योंकि इतने सारे पॉलिटिक्स चलते हैं ना कि एक आदमी ना एक आदमी उसको बचाएगा, और क्योंकि उसका पैसा है तो दूसरा राजनीतिक पार्टी उसको बचाएगा ताकि उसका फायदा वो अपना पॉलिटिक्स में उठा सके। तो यहाँ वैसा चलता है, वहां पे वैसा नहीं चलता, वहां चोर को सीधा मार दिया जाता है, बात खत्म। तो थोड़ा वैसा ही सिस्टम यहाँ पे अभी धीरे धीरे जब से आए तब से हो रहा है, भगवान करे और आगे हो जाए।
तो लास्ट एक लिख लो, इसको हम अलग से ही करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, 2 बार पूछा है तो इसको हम आसानी से नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से इसको कर लेंगे हम लोग। एनपीए बता दिया हो ना, फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका फुल फॉर्म मैं बार बार बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जितना भी मैं पढ़ाऊंगा वो एनपीए के बेसिस पे ही पढ़ाऊंगा। आईपीसी, बासेल नॉर्म्स, जितना सारा ब्लैक मनी, सरफाइसी एक्ट, वो सब उसी पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो आज इतना रखते हैं, एक लाइन और लिख लो सरफाइसी, ताकि याद रहे मुझे कि शुरुआत करना है सरफाइसी एक्ट। SARFAESI, इसका फुल फॉर्म याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, बाकी कौन पगलवा एग्जाम पूछ ले तो पूछ ले। हाँ, पूरा कैपिटल में सरफाइसी, इसका फुल फॉर्म अलग चलता है, SARFAESI, सरफाइसी एक्ट 2002, सरफाइसी एक्ट 2002, ठीक है। देखो ठेठ भाषा में समझा देते हैं इसको, बाकी डिटेल में तो हम इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि जरूरी है। सरफाइसी एक्ट सिंपल कहता है, सुन लो ध्यान से इधर, अगर विजय मल्ल्या पैसा लेके भागा है तो कोई कोर्ट वोट में जाने का, कोई दलील देने का, कोई 2 महीना 1 महीना टाइम देने का कोई जरूरत नहीं। सीधा गिरवी रखो, गिरवी करो, पूरा मतलब क्या हो, नीलामी करो, कुर्की जब्ती करो, बात खत्म करो। मतलब सरफाइसी में ब्लैक एंड व्हाइट चलता है सिस्टम, या तो इधर या उधर। और भी सिस्टम ऐसे हैं जिसमें कोर्ट जा सकते हैं, 2 महीने का टाइम मिलेगा आपको। हाँ, ये भी नियम है कि अगर आप जा सकते हैं या आपका वहां पे ईडी या जा रहा है तो 7 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक ही आपको जा सकता है, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो सारा नियम है, जैसे आपका घर में जा रहे हैं तो इतना बजे तक ही कर, ये सारा नियम चलेगा, आपको समझ में आ रहा है। लेकिन मैं फिर बोला, सरफाइसी में ये नहीं चलेगा कि आप बैंक में क्या कर दिया, उसने क्लेम कर दिया कोर्ट में और फिर मामला तुला हुआ है चल रहा है। तो सरफाइसी एक्ट क्या है, किसी का भी सीधा हिसाब किताब कर देता है, या तो इधर या उधर, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं होता है कि इसको कोर्ट में जाने का मौका दिया जाएगा। नहीं, आप दलील कर लीजिए, हम 2 महीना रुक लेंगे, आप देख लीजिए। अरे चोर आदमी है जो पैसा लेके भाग गया, उसको दलील और इसमें देने का क्या दिक्कत, मतलब उसको देने की जरूरत क्या है। तो सरफाइसी एक सीधा बोलता है उस सब काम नहीं होगा, मामला खत्म करिए। और चीज में क्या होता है, बीच में एक राइट्स होते हैं, जैसे बीच में एक आदमी बोलेगा, आएगा, अभी आप कहीं सुने भी होंगे, एक आईबी भी होता है, ठीक है, एक आईपीसी होता है, बताऊंगा मैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह सब अलग होता है। इसमें एक सीए का जो एग्जाम दिया जाता है, तो सीए के एग्जाम के बेसिस पे ना कुछ उसमें ऐसे लोग को हायर किया जाता है अलग से एग्जाम लेकर, जिनका काम होता है कि एनपीए, क्या एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जब इस तरीके का कुछ हो जाए तो इन लोगों को मध्यस्थता करने के लिए भेजा जाता है। समझ में आ रहा है, ये लोग एग्जाम देकर रहे हैं, इनका काम क्या है कि जाकर उस आदमी को बोले रहते हैं कि देखिए नियम ये था कि सर 333 या मान लो 33 दिन या 6 महीना के बाद अगर कोई आदमी, नियम यही था कि 6 महीना बाद अगर पैसा नहीं चुका पा रहा है 6 महीना तक इस तरीके का, तो उस आदमी का जो है वो लोन जो है वो एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। पहले नियम ये था, लेकिन कुछ बैंक वाले ने कहा आप इंतजार क्यों इतना कर रहे हैं कि 6 महीने तक वो पेमेंट ना करे। भाई जब वो 1 महीना में एक पहला नहीं दिया पेमेंट, फिर दूसरा पेमेंट नहीं दिया, उसी समय रोको ना उसको। 9 महीने तक क्यों खींच के लेके जाना है, या 6 महीने तक क्यों खींच के लेके जाना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो सर इस वजह से चीजें चेंज कर दी गई। अब आप देखो ना, जैसे ही आपका एक ईएमआई मिस हुआ तुरंत फाइन मारेगा, ऊपर से अगर कार्ड उठाए तो कार्ड ब्लॉक मार देगा। कुछ बुझा रहे, एकदम रिस्ट्रिक्शन पूरा टाइट है मामला। और वो कार्ड ब्लॉक हुआ, फिर कार्ड अनब्लॉक कब होगा वही डिसाइड करेगा, भले आप उसके बाद 2-3 पेमेंट कर चुके हैं। तो लॉजिक कहने का क्या है कि सर सरफाइसी सिंपल एक काम करता है, वो एक ही काम है कि बीच का कोई मध्यस्थता नहीं है। अच्छा, ये जो मैंने बोला लोग करते हैं, ये लोग एग्जाम क्वालिफाई करके आए रहते हैं और ये बोलते हैं कि ठीक है चुका पा रहा है ना, कोई बात नहीं, 30% था मान ले देना था, नहीं चुका पा रहा है कोई बात नहीं, तो 30% की जगह पे 28% दे देना, या तू 25% दे देना, मैं तेरा टाइम भी बढ़ा दे रहा हूँ, 3 साल में तू 5 साल में चुका देना। अब कुछ लोग बोलेगा सर इसमें क्या एक और नुकसान ही हो रहा है बैंक का। अरे नुकसान कैसे हो रहा है, मान लो अगर उसका गिरवी भी रखा कोई चीज और गिरवी रखने के बाद कहीं चीज बिका और उसका दाम अगर कमी में मिला तो बैंक को तो और नुकसान है। तो सब अच्छा बात यह है कि सर इंटरेस्ट रेट थोड़ा घटा के टाइम बढ़ा देता है, कितना में दे देना, मामला आसान हो जाएगा। तो कुछ समझ में आ रहा है। तो लॉजिक क्या है सर, याद रखिएगा कि सर सरफाइसी एक्ट सीधा इधर उधर काम करता है, सर को सीधा फाइसी, बात खत्म। समझ में आ रहा है, कोई बीच में मध्यस्थता नहीं। लेकिन और चीजों में मध्यस्थता होता है, जैसे आम आदमी का जो लोन होता है उसमें मध्यस्थता होता है। बैंक का जो एजेंट आता है ना बोलता है कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं चुका है ना, आप इतना कर दीजिएगा, हम इंटरेस्ट घटवा देंगे बैंक में से। कुछ समझ में आ रहा है। तो एक सरफाइसी लिख के रख लो। सरफाइसी में क्या होगा, मध्यस्थता होगा कि सीधा एकदम कट टू कट मामला, सीधा फाइनल, इधर चाहे उधर। और एक और शब्द लिख लीजिए,
INB, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये बार बार आएगा, इसी की बात मैं कर रहा था उस समय से। IB ऐसे लिख लीजिए, INB कोड, INB कोड, INB कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। दिवालियापन जब हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं कराऊंगा कल। आज इतना रखते हैं। आपसे निवेदन ये है कि रिवीजन करते रहें और जो कल वाला पीडीएफ था उसको खत्म करते हैं। क्या सुन पा रहे हो मेरी बात? देखो इसी तरह से थोड़ा करते रहेंगे। इसका लाइट का काम जो है देखते हैं क्या नहीं है। आपसे निवेदन है कि आप अपने इंटरेस्ट मत खोइए। जीवन में क्या चल रहा है, कोई दुख कभी सुख चलता रहेगा। कोई आके बोलेगा हमारा तो कुछ नहीं चल रहा है, तुम्हारे में कुछ नहीं होगा, दूध तबड़ाक मारो वहीं पे। सब ध्यान में रखना हमेशा कि जो आदमी उदास है उससे आप पे क्या असर पड़े, सिंपल आप दिमाग रखना, हमको ये करना है। अब जानते हो कभी कभी आपको खुशी होता होगा, इधर देखो, कभी कभी खुशी होता है, 2 मिनट सुन लो। पता है कब खुशी होता है? जब आप कोई सुनते हैं ना कि आपकी बार एग्जाम ना दे देगा, पढ़ाई छोड़ देगा, इंसान का नहीं चलता, आपको लगता चलो ये तो गेम। हाँ समझ में आ रहे, मतलब इंसानियत नाते पे थोड़ा सा तो ही आता है कि हाँ इस तरीके का चल। लेकिन सर ओवरऑल ये भी देखो कि अगर ये आ रहा है तो थोड़ा अपने दिमाग को जगाना और ये भी सोचना कि इसके सिर्फ देने नहीं देने से आपका रिजल्ट तो डिपेंड कर नहीं रहा था, कि नहीं दिया तो आप आगे आगे, ऐसा तो है नहीं। डिपेंड सिर्फ इस बात पे करता है कि आप क्या मेहनत करते हो। तो जब आदमी 10 छोड़ दे और बोले कि नहीं यूपीएससी में कुछ नहीं होने वाला है, बहुत लोग निकालता है ये वो, उस समय दिमाग को शांत रखना और कहना भाई IAS IAS ही होता है, बाकी सब मोह माया है। कोई कुछ बोल दे रहे IAS से बड़ा कुछ होता है, नेता देखते हो ना, नेता से आता है तो डीएम से जी हजूर, ये सब जो है उन लोगों का स्टेटमेंट है जो लोग इसको नहीं कर पाए हैं। समझ में आ रहा है? बार बार आएगा तो खाली यही जिक्र करेगा का कर ले नेटवा आई तोरा के कोनो पान ला भेज दी, कोनो खैनी मलवा दी तोरा से। ऐसा डीएम से नहीं होता है कि नीतीश यार बोले तो हुक्का फूका हम समझ रहे, ऐसा नहीं होता है। ये आम आदमी का भाषा है कि नीतीश आते हैं उसके बाद गांजा पी के चले गए और डीएम साहब गांजा बना रहे थे। अरे गजब आदमी है, समझ पा रहे, फिल्म जानते हैं ना। तो इस तरीके का जो है, मतलब ये जो मेरा मतलब खत्म करते हैं। और मैं एक बात बोलता हूँ, दूसरे के सुख और दूसरे के दुख से अपना प्रभाव मत होने दीजिए। सिंपल सा बात है। आप जो रिदम से चल रहे हैं कोई बात नहीं, 2 ही घंटा पढ़े तो क्या हो गया, अगले दिन 4 घंटा पढ़ लीजिए और चुपचाप दिमाग में रखिए करना तो है ही है, तो काहे लग बोझ मानना है। बहुत लोग अपने अपने मन को भारी किए हुए हैं कि पता ना होगा कि नहीं होगा, पता ना उसका हो गया, गर्लफ्रेंड कहीं छोड़ के चल जाएगी, नहीं हुआ तो फिर ये इतना जो बोझ है नहीं, सबको खाली कर लो और खाली करके सिंपल रखो, हमको IAS करना ही है, चुपचाप करते रहने दो, बाकी समय बताएगा। समझ पा रहे हैं? तो रिवीजन करके आइएगा, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।